हाँ जी, नमस्कार। ठीक है, सबका नाश्ता वगैरह हो गया ना? किसी का छूट तो नहीं गया? हाँ जी, निखिल आइए। और क्या? टीना कहाँ है? टीना, हाँ इनका हो जाए। माइक, हाँ हाँ बस वैसे ही। 60 में समरी रखनी पड़ती है। आप पूरा एक एक पेज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाता है। ऐसे करेंगे? चलिए, जैसे बनाए वैसे करिए। कल की कल जो सभा में जितनी बातें हुई थी उनकी समरी रखेंगे निखिल, जो इनको पकड़ में आया है। हाँ, जो आपको पकड़ में आया है वो रखिएगा। कल कल मैंने ये समझा कि जो मनुष्य की जो ज्ञान होता है, जो इंग्लिश होता है और उपलब्धि होती है, वो धन होती है। जिससे ना हर मानव को ये लगता है कि अगर मुझे इंग्लिश आ गई तो फिर मैं ज्ञानी हो गया, और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आए तो वो अज्ञानी ही है। और धन है तो फिर उपलब्धि है। अगर धन इसमें आपको क्या लगता है, ये दोनों उपलब्धि है कि नहीं है? नहीं, इसमें धन उपलब्धि धन से उपलब्धि होती है। अच्छा, चलिए। इंग्लिश से ज्ञान बढ़ता है। हम्म। और जैसे सर ने कल ये भी बताया कि 1968 में दौलत सिंह राठौड़ का आयोग हुआ था। और और दौलत सिंह कोठारी, हाँ। और क्यों के बिना कैसे का मतलब नहीं होता है। और ना बच्चों को जैसे कि अंकों से भला बुरा कहा जाता है। और किससे किसी भरा हुआ? अंकों से, मतलब जो एग्ज़ाम देते हैं उनसे भला बुरा कहा जाता है। अच्छा, अंकों के आधार पर। अच्छा, आपको कहा गया? हाँ। और जैसे मानव की आवश्यकता असीम है और साधन सीमित है, ये नहीं होता है। ये मतलब मानव की आवश्यकता है, मतलब निश्चित है, और साधन पर्याप्त है, ये होता है। और मन में स्थिरता नहीं है, और धरती पर साधन सीमित है। संग्रह करना है, बिना शोषण के संग्रह नहीं करना है। अगर बिना संग्रह के शोषण नहीं होता, अगर शोषण होगा तो संग्रह होगा, संग्रह होगा तो शोषण होगा। और शोषण चुप नहीं रहता है। अगर हम संग्रह करते हैं तो शोषण होता है तो फिर विरोध होता है, और विरोध से अशांति होती है, और अशांति से नहीं, विरोध से संघर्ष होता है, और फिर युद्ध होता है, फिर अशांति होती है। और संग्रह में मानव लोभानवादी बन जाता है। और मनुष्य को सर ने कल एक कविता सुनाई थी, और चिड़िया वाली, जिसे मनुष्य को एक जिम्मा सौंप दिया जाता है कि पैसा कमा। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जो आवास की जो आवश्यकता है वो क्या क्या होती है। आवास की आवश्यकता ये होती है, बरसात, धूप, विश्राम, इन सबसे बचना होता है। और अगर एक मनुष्य एक दिन में 1 kg खाता है तो एक मंथ में 30 kg खाता है, और एक ईयर में 360 kg, तो 100 साल में वो 36,000 kg खाता है। और अगर क्वांटल में देखे तो 360, और टन में देखे तो 36। तो अगर मनुष्य ना अगर 1 kg खाकर 10 kg बनाएगा तो और भी अच्छा होगा। जैसे 2 रोटी खाकर 200 रोटियां बनाना। और रिटेल थेरेपी का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था। वो बहुत समझने की चीज नहीं थी। हाँ, तो जो बीच में छोटे छोटे मसाले आते हैं वो समझने वाली चीज नहीं होती है। मसाला समझ रहे हो ना? हाँ, आपका ध्यान आकर्षित होता रहे
इसके लिए बीच बीच में कुछ मसाले डालने पड़ते हैं, तो वो समझने की चीज नहीं है बहुत। अच्छा लग गया बस। हाँ। और मनुष्य को सुख परमानेंटली चाहिए, निरंतर चाहिए, इसलिए मनुष्य ये सोचता है कि है ना, आपने कल बताया बलशाली ही जिएगा, तो फिर अपने उसके आधार पर 3 बल दिखाए, धन बल, जन बल, अस्त्र बल। तो ये सब भी भोगोन्मादी ही होते हैं। मानव का समस्त प्रयास काम के लिए है, कामोन्मादी। तो मनुष्य के मतलब 3 भूत होते हैं, कल सर ने ये बताया, और वो तीनों ये 3 भूत कहाँ से आते हैं? मतलब मनुष्य को सुख चाहिए इसलिए। हाँ, जैसे ये लाभोन्मादी, भोगोन्मादी और कामोन्मादी, ये जो आदमी हुआ, तो ये जो 3 भूत आए, ये कहाँ से आए? मनुष्य कोई बताए कहाँ से आए? पढ़ाई लिखाई से आ गए। पढ़ाई लिखाई तो भूत हटाने के लिए था, सा विद्या या विमुक्त है, और पता चला पढ़ाई लिखाई से ही 3 भूत आ गए। जी। और फिर सर ने ये बताया कि जैसे हम बड़े, सर ने एक वो कहानी भी सुनी थी, जैसे सर किसी के घर गए और वो नल और पंखा चालू है, तब कि वहाँ कोई नहीं बैठा, तो सर ने उस बच्चे को टोका कि ना ये पानी और बिजली वेस्ट हो रही है। तो वो बच्चा कहता है कि आपको क्या करना, हम बिल भरते हैं। तो फिर सर ने ये भी बताया कि ना हम बच्चों को बिल भरने के लिए ही तैयार करते हैं, और मनुष्य को शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है, और मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए ही है। सुख, और फिर सर ने बताया सुख क्या है, तो सुख मन की शांति है, तनाव मुक्त और बेचैनी का मिट जाना, इच्छा पूर्ति और अद्वैत स्वयं को जान लेना, मन की स्थिरता, मन की अवस्था है। और फिर सर ने एक और प्रस्ताव भी बताया, स्वीकृति का भाव ही सुख है। अगर स्वीकृति नहीं हुई तो फिर मतलब आपको ये सुख पकड़ नहीं में आया होगा। स्वीकृति का भाव क्या है? नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, इसीलिए बोले जो पकड़ में आया उसको बोलो। तो स्वीकृति का भाव का मतलब, जैसे आप अपने भाई से या बहन से आपने कुछ कहा और उसने कहा हाँ बहुत अच्छा है करेंगे, अब क्या हो गया? या उन्होंने वो कुछ आपसे कहे और आपने कहा हाँ ठीक है ये तो अच्छी बात है, तो क्या हो गया? एक स्वीकृति हुई। ऐसा करते 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 अभ्यास होते 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 स्वयं के बारे में, संबंध के बारे में, आदमी आदमी के बीच में, आदमी प्रकृति के बीच में 2 ही संबंध है। संबंध 2 प्रकार का है। या तो आदमी का आदमी से है, या आदमी के अलावा जो प्रकृति है, जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पदार्थ है, उनसे है। तो इन सारे संबंधों में न्याय और नियम को समझ लेता है तो स्वीकृति के भाव में आ जाता है, मतलब अब वो भाव बना रहता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ये छोटी छोटी जो हमारा ध्यान जाता है और हमें वो स्वीकृति, जब हमको स्वीकृति होती है तो हम रिलैक्स होते हैं। मान लो किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, यहाँ से जाओ और जंप कर जाओ नीचे, तुम कहोगे यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, हम यहाँ से जंप कर जाए तो हम बचेंगे क्या जिंदा? क्या अरे करके देखो, तो आप बोलोगे नहीं करेंगे। क्यों? आपको स्वीकृत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको भय आ रहा है। तो जब भय आ रहा है इसका मतलब वो स्वीकृत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें दिन भर आप करते हैं जो स्वीकृत होती हैं, अस्वीकृत होती हैं, स्वीकृत होती हैं, अस्वीकृत होती है। जो स्वीकृत होती है यानी एक्सेप्ट होती है, उसमें आप रिलैक्स होते हैं। जब एक्सेप्ट नहीं होती है तो आप रिलैक्स नहीं होते हैं। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है, 15-20 साल जो आप शिक्षा में अभ्यास करते हैं, परिवार के साथ अभ्यास करते हैं, कि आपको समस्त नियम समझ में आ जाते हैं, मानव के साथ जीने का भी और प्रकृति के साथ जीने का भी। वो जो नियम समझ में आ जाते हैं वो स्वीकृति के भाव के रूप में हमारे में रहते हैं, तो फिर हम हर पल हर क्षण सुखी हो सकते हैं। इस बात को कहा गया स्वीकृति के भाव में जीना। ठीक है, अभी इस पे और चर्चा करेंगे, अभी आप सबकी अलग अलग भी मत लेंगे। और हमें सुख मतलब जो सुख होता है वो हमें सुख 3 तरह के चाहिए। सुख 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्षणिक सुख, एक दीर्घकालीन सुख और स्थायी सुख। तो जो क्षणिक सुख है वो संख्या ज़्यादा होती है पर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, और स्थायी सुख भी उसकी संख्या कम होती है। जो दीर्घकालीन सुख होता है वह मतलब थोड़े लंबे समय तक चलता है, हमें मतलब
वह चाहिए और निरंतर चाहिए। और सर ने समाधान का बताया, वो मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, समाधान ही तो समझना है, धीरे धीरे समझेंगे। बढ़िया। सर ने कल भौतिक और अभौतिक बताया। भौतिक में जैसे मनुष्य को, जैसे कि सर ने यहाँ पे वो बताया था बोर्ड पे, तो ये भौतिक और अभौतिक की चर्चा क्यों हुई थी? क्योंकि मतलब मानव की जो आवश्यकता होती है वो मतलब किस तरह के लिए वो होती है, मतलब कितने दो प्रकार की प्रकार होती की, है। हाँ। तो अच्छा, ये दो प्रकार की चर्चा करने का उद्देश्य क्या था? भौतिक और अभौतिक को जानने के लिए। बढ़िया। उससे क्या पता चला? उसका एक एक नाम मत गिनाइए, भौतिक और भौतिक वाला। आप बताइए, जब भौतिक अभौतिक दोनों चीजों की अलग अलग लिस्ट बनाया तो उससे हम पहुंचे कहाँ? उससे हम मतलब उससे ना मतलब जो ना अभौतिक होती है वो मुझे चाहिए, मेरा शरीर को नहीं चाहिए। शरीर को तो बस, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से असली चीज को पकड़ना, क्योंकि देखिए बात क्या होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन वो बहुत सारी बात किस लिए की गई है वो इन्होंने पकड़ लिया, ये बढ़िया है। और ठीक। कल सर ने हमें ये भी बताया कि जो मनुष्य भ्रमित होता है, उसे यह भ्रमित होता है कि ना मैं शरीर हूँ, पर मनुष्य को भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसे यह भाषा मतलब समझ में आनी चाहिए, मैं जीवन हूँ और शरीर मेरा साधन है, और मैं शरीर को चलाता हूँ। शरीर के द्वारा तो मैं सभी काम करता हूँ, पर मुझे विश्राम चाहिए और शरीर को श्रम चाहिए। और शरीर को और ना ये शरीर हमें चलाता है, और इंद्रियों के दबाव से शरीर हमें चलाता है। और जीवन है ना, जीवन से अगर हम जीवन को भ्रमित है तो समझदार नहीं है, और अगर समझदार है तो फिर भ्रमित नहीं है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक मुझे अच्छे समझ में आया। बहुत अच्छा, वाह। हाँ जी, टीना। ठीक है, आपको जो फ्लो कल पकड़ में आया, सीधे सीधे 10 बातें जो पकड़ में आई, 5 बातें जो पकड़ में आई, वो बताइए। बैठ जाइए नीचे, अगर बैठने में आएगा ना। नमस्ते, मेरा नाम टीना है, टीना सेन, और बसेड़ा गांव से आई हूँ मैं। और जीवन विद्या शिविर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम मानव को मानव के रूप में पूरी तरह समझ पा रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी ज़रूरतों को पहचानना ही अपनी योग्यता है। और समझदारी और जिम्मेदारी से हम एक दमदार आदमी का निर्माण होता है। पहले हम पद के रूप में मानव को देखते थे, और अब हम आदमी से पद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार हम मानव का निर्माण कर पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आया। ये मेरा फर्स्ट शिविर है, और आज का तीसरा दिन शुरू हुआ है। और सेकेंड है कि शिक्षा का उद्देश्य एक पूर्ण मानव का निर्माण हो, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो, और नैतिक जो मूल्य है, जो नैतिक शिक्षा है, उसे मूल शिक्षा में शामिल किया जाए। कल इसे बताया गया था। अभी तक शिक्षा में 3 बातें बताई गई थी जो हमारी बुकों में अभी तक प्रचलित है। जैसे मानव की आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है, ये बुक्स में बताया गया था। और जैसे जैसे मानव संग्रह करता है तो फिर शोषण होता है, शोषण से विरोध का भाव उत्पन्न होता है, विरोध से संघर्ष का भाव उत्पन्न होता है, और संघर्ष से युद्ध होता है, और युद्ध से अशांति फैलती है। और जीवन विद्या के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मानव की आवश्यकताएं निश्चित है और साधन पर्याप्त है, ताकि मानव इस दृष्टिकोण से उस शिक्षा को छोड़कर ये दृष्टिकोण अपनाएगा तो ये शोषण, विरोध, संघर्ष और अशांति, युद्ध, ये सारे भाव अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।
सेकंड बताया था कि बलशाली ही जिएगा, इसमें धन बल, जन बल और अस्त बल ये बताए थे। लेकिन मतलब जीवन विद्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीने दो और जियो, इससे मतलब पूर्ण रूप से शांति विद्यमान होगी। और थर्ड पॉइंट था कि मतलब शिक्षा में अभी तक जो शामिल किया गया है कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल काम के लिए, मतलब काम के लिए बना दिया गया है। लेकिन अब हमें ऐसा नया दृष्टिकोण मिलेगा इस शिविर से कि मतलब मानव का समस्त प्रयास सुख के लिए हो, मानव सुखी होना चाहता है। जैसे एक बच्चा और माता पिता के संबंध होते ही बच्चा भाव महसूस करता है, न मतलब अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, और बच्चा मतलब वस्तुओं से ज़्यादा देर तक जुड़ाव नहीं रख पाता है, और मतलब भाव उसे तो मतलब प्यार की आवश्यकता होती है। सुख हमेशा मतलब निरंतर बना रहता है, हमें सुख हर पल हर क्षण चाहिए। मानव जब भी नियंत्रित होगा वह संतुलित होगा, ये केवल शिक्षा विधि से ही संभव हो पाएगा। अब सुख क्या है? हाँ, स्वीकृति का भाव ही सुख है। इसमें मतलब स्वीकृति है कि हमें समझौता न करना पड़े किसी के लिए, अपने आप में स्वीकार हो जाए और हमारे मन में संतुष्टि रहे, किसी प्रकार का मतलब द्वेष ना रहे, तो ये स्वीकृति का भाव है। प्रकृति के साथ जीवन जीते हुए प्रकृति के साथ जीते हुए नियम को स्वीकारना तथा मानव के साथ जीते हुए न्याय को स्वीकारना ही सुख है। जब तक मैं खुद को नहीं समझ पाऊंगा तब तक मैं अपने जैसे मानव को नहीं समझ पाऊंगा। ज्ञान से मानव परंपरा को समझदार बनाया जा सकता है। और ये सीखा कि मतलब पढ़ा लिखा मानव है, उसने अब तक पदार्थ, मिट्टी और जो ये पेड़ पौधे हैं, उस पढ़े लिखे मानव ने उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक और बात थी कि स्वीकृति सुख, और जब प्रश्न मुक्ति हो जाएगा, हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। आहार संतुलन, व्यवहार संतुलन और विहार संतुलन में मतलब ये श्रेष्ठ गुण जिस मानव में जिसके व्यक्तित्व संपन्न में ये तीनों गुण होंगे, वो व्यक्ति संपन्न मतलब श्रेष्ठ मानव बन जाएगा। एक भौतिक और अभौतिक था। सीमित मतलब भौतिक जो साधन है वो सीमित है और अभौतिक असीमित है। और भौतिक में सामयिक मतलब समय होता है और अभौतिक में निरंतर बना रहता है। जैसे भौतिक में हो गया रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, आराम। भौतिक चीज़ों से मतलब भौतिक चीज़ें शरीर को चाहिए, इनको नाम दे सकते मतलब नाप सकते हैं या नाम दे सकते हैं। और अभौतिक चीज़ें मतलब निरंतर होती है, शांति, ज्ञान, सुविचार, ये हमें हमेशा के लिए चाहिए। अभौतिक मुझे चाहिए, मुझे मतलब जिनको मैं गिन सकता हूँ, अपने जीवन में उतारना है। भौतिक श्रम से मिलता है, जबकि अभौतिक समझ और अभ्यास से बनती। मानव शरीर और मन से बना हो मतलब जीवन। शरीर जड़ है और मन में चैतन्य। शरीर को श्रम चाहिए और मन मुझे आराम, लेकिन हमने इसका उल्टा कर दिया है। शरीर को आराम चाहिए और उसकी शरीर को आराम देने की सुविधा जुटाने में लगा हुआ है मानव। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ। शरीर रूपी साधन से सुख और सुविधा, भ्रमवश मैंने शरीर को ही जीवन मान लिया है। शरीर केवल आवश्यकता है, ज्ञान के अर्थ में मैं जीवन हूँ। शरीर एक माध्यम है, शरीर प्राणावस्था इकाई है। शरीर भ्रमित नहीं होता, मैं जीवन भ्रमित होता है। लेकिन इसका उल्टा समझ रखा है कि जीवन भ्रमित होता है। जीवन माँ बाप से नहीं मिलता, शरीर माँ बाप से मिलता है। जीवन को सुविधा नहीं समाधान चाहिए, और ये केवल और केवल शिक्षा से ही संभव है। जीवन विद्या से हम
पहले मतलब मानव को रूप, धन, पद, बल के रूप में देख पा रहे थे, अब हम मानव को मानव के रूप में देख पाने का दृष्टिकोण मिला है। हम प्रकृति को समझ पाए कि वो नियम से चलती है। यह हमने यहाँ आकर ही जाना। वस्तुओं से सुखी हो मानव वस्तुओं से सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख निरंतर है, लेकिन वस्तुएं सीमित है। सीमित से असीमित तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या सीमित से असीमित की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, है ना। समझने से ही खुशी होगी, समझदारी से ही सुखी मानव का निर्माण होगा। ये हमने जीवन विद्या से सीखा, और ये मतलब मेरा फर्स्ट शिविर है। तो जैसे जैसे हम बातों को ग्रहण करेंगे, तीसरा दिन शुरू हुआ है, हम नए नए शब्दों को सुन पा रहे हैं यहाँ, फिर हम धीरे धीरे समझेंगे, उनको देखेंगे। मतलब 5वां दिन आएगा तब हम शायद इससे अच्छा ग्रहण कर पाएंगे, ऐसी ही अपेक्षाएं हैं। और ये शिविर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब नए नए आयाम, नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं। पहले मतलब केवल मतलब शिक्षा के बारे में ही चर्चा होती थी, जो मतलब बुक्स है उनमें मतलब जो दे रखा है वही पढ़ा ले, लेकिन इसमें जीवन के बारे में, अपने से जुड़े हुए मामलों के बारे में बताया गया है। और मतलब एक मानव को हम मानव के रूप में समझ पा रहे, और अपने जीवन से जुड़ी हुई चर्चाएं हो रही है। यहाँ पे एक संवाद का कार्यक्रम है, यहाँ सब खुल के बोल सकते हैं, और किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्या हो रहा है। थैंक यू। हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो जो लोग भी आगे से अपनी प्रस्तुति देंगे तो क्या पकड़ में आया कि जो हमको अपने से जो चीज़ें, ये सारी बातों से जो हमको अपने में क्लिक हो गया है, वो जब हम बोलते हैं तो एक फ्लो में बोलते हैं। लेकिन जब हम डायरी देख के जितनी देर बोलते हैं उतने देर हमारा ब्रेक आता रहता है। तो इसलिए जो भी प्रस्तुति के लिए आएंगे, तो जैसे इन्होंने, टीना ने लास्ट में जो सारी प्रस्तुति दिया, देखिए वो इनकी समझ थी पूरी पूरी, ठीक है। उसके पहले जो दी वो डायरी में जो लिखा था उसको टुकड़े टुकड़े में आपने रखा। तो जब भी हम प्रस्तुति देंगे, कल भी प्रस्तुति होगी, आज शाम को भी होगी, या जब भी दिन में आपको कहा जाए कि कोई भी अभी जितना बताया गया उतने की प्रस्तुति दे, तो मुझे जो पकड़ में आया है वो फ्लो बोलिए, वो फ्लो बनेगा पूरा। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, और किसी को बोलने का मन कर रहा है? हाँ, नहीं, दो लोग जब बात को रख देते हैं तो लगता नहीं ये चीज़ छूट गई, मुझे तो ये चीज़ और अच्छी पकड़ में आई थी, तो एकदम से बोल सकते हैं। जैसे टीना ने कहा ना, यहाँ कोई भय का माहौल है नहीं, भय के माहौल में कोई शिक्षा होती भी नहीं है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, राइट टू एजुकेशन में भी आ गया कि भय का माहौल स्कूल में रहना ही नहीं है। अभी दिल्ली में एक स्कूल में, परसों जब यहाँ आ रहा था तो पेपर में पढ़ा, एक स्कूल में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब भ्रमण पे गए थे, विजिट पे गए थे, तो एक टीचर के हाथ में डंडा देख गए, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया उनको क्योंकि वो अब कानूनन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, संवाद का कार्यक्रम है, आप जितना चाहे प्रश्न कर सकते हैं, जितना प्रश्न ही केवल नहीं, जितना आपको समझ में आया है उतनी बार उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा मुझे समझ में आया है, हो सकता है वैसा फ्लो दूसरे के अंदर ना बैठा हो, लेकिन मेरे बोलते ही उसका फ्लो सेट हो जाएगा। इसलिए जब आप बोलेंगे तो एक्चुअली आप केवल बोल नहीं रहे हैं, आप बाकी सभा के ऊपर उपकार भी कर रहे हैं, ये सोच के बोलेंगे। ठीक है, बताइए और कोई बात छूट रही हो, या हमारा मन कर रहा है कि नहीं इसमें और कुछ जोड़ करके हम अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, बिना किताब बिना कॉपी देखे, कोई भी। अनिवार्य नहीं है, मतलब मेरा एक प्रस्ताव है कि अगर आप में से आप रखेंगे, आइए। सवाल है? अच्छा, बताइए। आगे आ जाइए।
मानव को मानव के रूप में देखने की ही बात थोड़ा की गई आवाज़ है। बढ़ाइए अपनी। शिविर में मानव को मानव के रूप में देखने की ही बात बताई गई है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि समाज में प्रचलित विचारधारा से उत्पन्न संघर्ष व तनाव को खुद को प्रभावित किए बिना कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखकर उसकी पहचान धन, उसकी संपदा, उसकी शक्ति के आधार पर उसकी पहचान स्थापित है समाज में, वहाँ एक बालक जो है उनसे प्रभावित हुए बिना कैसे जीवन यापन कर सकता है, जहाँ पे समाज में उसकी रैंक के आधार पर ही या उसके दौलत के आधार पर ही या उसके रूप के आधार पर ही या उसके बाहरी चरित्र जो है, बाहरी जो मुखौटा है, उसके आधार पर ही उसकी पहचान की जाती है। तो वहाँ ये सारी बातें निरर्थक उससे लगे, ऐसे मुँह करिए, वहाँ उसे ये सारी बातें निरर्थक साबित दिखाई देती है। तो वो उनसे प्रभावित हुए बिना इसे जीवन में कैसे उतार पाएगा, इस दिशा में मैं प्रकाश मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगा। आपका चेहरा मैं इसलिए इस तरफ कराया क्योंकि ये सभा से प्रश्न है, आप में से कोई भी इसका उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। बताइए, 2 दिन जितनी बातचीत हुई है या उसके पहले भी आपने शिविर किया है या उसके पहले आपकी बिना शिविर किए भी एक यात्रा है ही है, उसके आधार पे कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं कि जहाँ पर रूप पद धन बल के आधार पर, नंबर के आधार पर, रैंक के आधार पर ही पहचान है, मकान के, गाड़ी के, बंगले के, कपड़े के आधार पर ही सम्मान या पहचान की बात होती है, वहाँ पर एक बच्चा, एक युवा अपने को कैसे बचा सके, कैसे इस तरह के ज्ञान के साथ जी सके। इस तरह के ज्ञान को जैसे ही वो रखेगा उसको विरोध झेलना पड़ेगा या उसको मजाक झेलना पड़ेगा या उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। ठीक है, बताइए आप में से कोई? अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। ये दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हुए बिना रहना ही योग्यता है, ये ऐसा है जी। तो एक सूत्र है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हुए बिना, मतलब अगर इसको और सीधा कहें कि दूसरे की योग्यता से प्रभावित होना, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना अपनी अयोग्यता है। ठीक है, ये सूत्र है, लेकिन अभी और कैसे खुलेगा जी? स्वयं में विश्वास होना, जब हमें स्वयं में विश्वास होगा तो हमें इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और हम भी किसी का सम्मान करते हैं तो उनके रूप बल धन मत के आधार पे तो करते नहीं है। मैंने भी ये जीवन विद्या का जब शिविर किया था तो मैंने भी इस बारे में सोम भैया ने लिखवाया था कि हम किसी का सम्मान देते तो किस आधार पर देते। तो अंदर जाके झांका तो वाकई हम उनके व्यवहार और उनके आचरण और उनकी समझ की वजह से ही उनका सम्मान करते हैं। तो ये विश्वास जब हमारे अंदर भी आ जाएगा तो हमें लगेगा कि हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। जैसा कि रूप बल धन पद के आधार पर अभी भैया ने बताया, उसी आधार पर सबको सम्मान दिया जाता है। हम स्वयं में अगर ज्ञान से भरे हुए होंगे और हम स्वयं में हर बात का स्पष्टीकरण करना जानते होंगे अपनी समझ के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से हम प्रभावित हुए बिना रह पाएंगे। और जैसा कि हमने शिविर में देखा है, यहाँ पे आके जाना है कि रूप धन बल पद को हम इतना महत्व नहीं देते हैं, उसके अंदर के मानव को देखते हैं, उनका व्यवहार और उनका आचरण कैसा है। आपका कहना है कि दूसरे उसी को महत्व दे रहे हैं और उनके साथ हमको जीना है। दूसरे उसी को महत्व दे रहे हैं तो हम उनसे प्रभावित, हम उनको ये भी तो देखते हैं ना कि इनमें अभी समझ थोड़ी कम है, ये उस पैसे को ही मान्यता दे रहे हैं, गाड़ी को ही मान्यता दे रहे हैं, इनको इंसान ऐसा बोलना नहीं है उनको कि आपकी समझ अभी कम है। नहीं, पर हम अपने अंदर तो नहीं, यही इनको मैं बता रहा हूँ। लेकिन जी, अंदर बढ़िया। तो यही महसूस करेंगे ना कि अभी इनका समझ का लेवल इतना ही है, जी। तो ये उसी आधार पे इंसान को देख रहे हैं। इंसान दिखाई नहीं दे रहा है अंदर का। जी, और कोई प्रश्न समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे अभी मैम ने कहा था कि उन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझ होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम दूसरे से प्रभावित होंगे, लेकिन जब हमें समझ आ गई तब फिर दूसरे हमसे प्रभावित होंगे। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम दूसरों से प्रभावित कैसे ना रहे, क्योंकि जब हमें वो जीवन की समझ आ गई कि जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तब हम
फिर दूसरे हमसे प्रभावित होने लगेंगे। जैसे अभी हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं आपके जीवन को देख के, तो फिर वहाँ पे जो समझदार व्यक्ति हम उससे प्रभावित तो होने लगेंगे। समझदार व्यक्ति किसी और से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसको वो ज्ञान आ जाएगा कि जीवन क्या है। तो हम किसी से प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें सबसे पहले समझ को ग्रहण करना होगा, उन सारी चीज़ों को जानना होगा, हमें जी कर देखना होगा कि सही क्या है। बढ़िया। तो ये दो बातें आई, अभी और लोग को भी अवसर है बोलने का। दो बातें आई, चूंकि बीच बीच में समरी भी करते चले। एक बात तो आई कि जैसे ही मेरे मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की समझ हो गई है, अगले को लग रहा है कि आप किसी गलत रास्ते पे चले गए हो, आपका मजाक उड़ाने की स्थिति में है, और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, इसका मतलब आपको अपने ही समझ पे शंका है। तो पहली चीज़ कि हमको अपनी जो समझ है उस पर भरोसा होना, ठीक है। दूसरा, दूसरे के बारे में मूल्यांकन हो पाना कि भाई ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी समझ अभी कम है, ये रूप पद धन बल को ही बड़ा मानते हैं। हम भी तो मानते ही थे, हमको भी ऐसा ही लगता था, ऐसा अभी इनको भी लग रहा है, तो क्या दिक्कत है, रहने दीजिए उनको, उसी पर रहने दीजिए, जब मौका आएगा तो बातचीत करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अपनी समझ को पूरी करना, अपनी समझ को पूरी करने, अगर क्या होगा, इस सब चीजों से प्रभावित होकर के अपनी समझ को पूरी करने का कार्यक्रम हमने बंद कर दिया, तो फिर हम जहां वो खड़े हैं उनसे भी पीछे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो अपनी समझ को पूरी करना, हाँ जी। और मतलब अपना टीका जबरदस्त लगाना, अपना वाला टीका बढ़िया कंपनी का लगवाइए। हाँ जी, प्रश्न क्या था पता है ना? माइक दीजिए। तो बेसिकली ये है कि अगर हम उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे वो तो कोई समाधान लगता नहीं है कि हाँ कि हम उनसे दूरी बना के रखें। अगर हम खुद में समझदारी के लिए इच्छुक हैं तो हम उनकी वो जो एक्शंस कर रहे हैं, वो जो भी सोच रहे हैं, उस विचारधारा को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसका एंड रिजल्ट देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं इस ज्ञान की रोशनी में। और उनकी एक्शंस को देखकर, उनकी थॉट प्रोसेस को समझकर हम अपने समझ को और अच्छा कर सकते हैं। उनसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, दूर बिल्कुल बहुत सही है, ये बात बहुत अच्छा है कि क्या हम उनसे दूरी बना लें, तो ये ठीक नहीं है। कहाँ से भागेंगे आप, तो फिर भाग के वही पहाड़ में जाना पड़ेगा, गुफा में। तो दूरी नहीं बनाना है, प्रभावित नहीं होना और दूरी बनाना में अंतर है। प्रभावित नहीं होना है, साथ ही रहना है, प्रभावित नहीं होना। होता क्या है कि हम प्रभावित तुरंत हो जाते हैं। इसीलिए वो सूत्र जो अभी आपने बोला था कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना अपनी अयोग्यता है। हमको पता है कि ये जो कर रहे हैं ये इनकी अयोग्यता है, फिर भी हम प्रभावित उसी से हो रहे हैं, तो एक्चुअली मेरी ही योग्यता में गड़बड़ी है, कमी है। तो ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, ये आप देखिए। जितना जितना अपनी समझ पे काम करेंगे उतना उतना होगा। ये जबरदस्ती नहीं होगा कि आप दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना बंद कर दिए, ऐसा होगा नहीं। जबरदस्ती नहीं होगा। जितना जितना आपका समझ वाला पार्ट विकसित होगा उतना उतना आपका दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होने वाला काम कम होता जाएगा। अभी तो होंगे, बहुत बार होंगे। इसीलिए रूप पद धन बल जो है ये हमको लगता है सम्मान का प्रतीक है, जबकि रूप पद धन बल ये ईर्ष्या का प्रतीक है। एक रूपवान से दूसरा रूपवान या जिसका रूप उससे कम है उससे ईर्ष्या ही करता है। दिखाने के लिए भले ही बोले आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अंदर अंदर आता है यार ये तो पता नहीं, हम तो गड़बड़ हो गया। अंदर से ईर्ष्या ही आता है। तो भेद का प्रतीक है ये। ऐसे ही पद का सम्मान ज्यादा होता है या पद से भेद ईर्ष्या ज्यादा होती है? धनवान से धनवान का सम्मान ज्यादा होता है या धनवान के प्रति मन में कोई ईर्ष्या जलन द्वेष पैदा होता है? ऐसे ही बलवान, तो ये कहने के लिए तो है कि रूप पद धन बल चाहिए, इससे सम्मान होता है, लेकिन अंदर अंदर वो जिसको हम माला पहना रहे होते हैं अंदर से उसके लिए कुछ खराब चीजें भी निकल रही होती हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे तो ये चारों भेद के प्रतीक हैं, ईर्ष्या के प्रतीक हैं, लेकिन ये किसी तरह से मान्यता आ गई कि ये सम्मान के प्रतीक है। इससे सम्मान होता नहीं है। सम्मान तो हमेशा जो आप कह रही हैं व्यवहार का ही होता है।
आपका मेरा व्यवहार अच्छा है, कोई माला नहीं पहनाएंगे, कोई जय जयकार नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरे प्रति हमेशा अच्छा ही भाव रहेगा। भले आप मेरे बारे में चर्चा ना करें, मुझे माला ना पहनाएं, मेरी जय जयकार ना करें, लेकिन हमेशा आप में मेरे प्रति कोई अच्छा भाव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप व्यवहार से प्रभावित हैं। तो एक्चुअली प्रभावित तो हम व्यवहार से ही होते हैं, लेकिन भ्रमवश हमको लग रहा है कि सम्मान, रूप, पद, धन, बल का होता है, इसलिए पाने के लिए वो 4 चीजों में हम चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? भ्रमवश। हाँ जी भैया, मतलब इनका क्वेश्चन था कि हम प्रभावित ना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो स्वयं में विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, और स्वयं को जानने के बाद जो मतलब एक मानव को पहचान गए तो दुनिया के सारे मानव को पहचान जाएंगे। तो मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं समझी कि जैसे मैं खुद को समझ गई, मेरे शरीर मतलब मेरे जीवन होने को मैं समझ गई, तो दूसरे मानव की जैसे कोई लड़ाई करा तो मैं उससे प्रभावित नहीं होंगी। जैसे 3 पेन है, तीनों की कंपनी अलग अलग, पर इनकी उपयोगिता एक ही कि लिखना है। तो जैसे मैं समझ गई कि इनकी ये लड़ाई कर रहे हैं पर इनकी उपयोगिता ये कि सुख चाहते हैं, तो मतलब मैं इस चीज़ को पहचान गई, तो वहाँ पे दया भाव प्रकट होगा कि पात्रता तो है पर वस्तु उपलब्ध नहीं है, यानी कि जीवन विद्या उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, पर वहाँ पे दया भाव आएगा और फिर वहाँ पे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो बढ़िया, अच्छा है। जैसे इसी पे आ गया, कल थोड़ी चर्चा हुई थी कि एक मान्यता कुछ चीज़ों की बिठा दी गई है कि जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, अरे बर्तन है तो खटकेंगे ही। आप प्रयोग करिएगा घर में जाकर के, किसी टेबल पे 3 बर्तन रख दीजिएगा और पूरे दिन देखिएगा कभी वो खटकेंगे? उसको खटकाता भी आदमी ही है अपने से नहीं खटकते बर्तन, कोई बर्तन अपने से खटकता है क्या? तो चूंकि जिस चीज को हम हैंडल नहीं कर पाए उसके साथ कुछ न कुछ हमने जोड़ दिया, अरे बर्तन है तो खटकते ही हैं, जाने दो, लड़ाई हो रही है, लड़ाई से प्यार बढ़ता है। हाँ, प्यार करते हैं इसलिए मारते हैं, इसलिए झगड़ा करते हैं। तो झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है, तो झगड़ा खूब किया, प्यार तो बढ़ा नहीं। करके देख लीजिएगा, जाके घर में ये भी देखिए, कुछ चीजें प्रयोग कर लीजिए तो झगड़े से हमेशा झगड़ा बढ़ता है झगड़े से प्यार नहीं बढ़ता। तो ये सब चीजें हम लोगों ने मैनेज करने के लिए कुछ चीजें डाल दी हैं। ठीक है, ये कब समझ में आएगा? तो जैसा दिशा ने कहा कि एक मानव जिस दिन हमको समझ में आ जाता है उस दिन धरती का 750 करोड़ मानव समझ में आ जाता है, और वो एक मानव मैं हूं, वो एक मानव मैं हूं। मैं दूसरे मानव को, दूसरी चीजों को समझने में पूरी जिंदगी लगा दिया, मैं क्या हूं क्यों हूं इसको समझने में मैं एक मिनट भी नहीं लगाया, और मुझे लगता है मैं तो अच्छा ही हूं। हर आदमी को लगता है मैं तो अच्छा ही हूं, मेरे में तो कोई गलती है ही नहीं है, गलती तो दूसरा ही करता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो धरती पे कोई है ही नहीं। अपने बारे में सारे अच्छे विचार रख के हम बैठे हुए हैं, और एक भी संबंध हमारा किसी से गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं है। हम क्या हैं? बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा संबंध गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं है। तो अगर गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं है तो फिर काहे के अच्छे हैं? तो काहे को अच्छे का मतलब ये हुआ, 2 आदमी जब झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं तुम तो हमको समझ नहीं सकते, और इस जन्म में तो एकदम नहीं समझ सकते। दूसरा भी बोलता है तुम तो एकदम ही खराब हो, तुम्हारा खानदान भी खराब है, और तुम्हारे यहाँ तो ऐसी है, और तुम तो एकदम नहीं समझ सकते, एकदम नहीं समझ सकते। तो ये मुद्दा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने स्वयं को नहीं समझा है, इसने स्वयं को नहीं समझा है। जब तक स्वयं को नहीं समझे तब तक दूसरे को समझ ही नहीं सकते, ये नियम है। क्योंकि हर मानव जो है, मानव धरती पे एक ही इकाई है। जीव जंतुओं को देखेंगे तो अनेक प्रकार की इकाइयां हैं। हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है, बंदर अलग है, बिच्छू अलग है, सांप अलग है, हिरन अलग है, बकरी अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, चूहा अलग है, सब अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन मानव पूरी धरती पे एक ही है, एक जैसा ही है। कैसा है? शरीर है, जीवन को चलाता है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं।
और निरंतर सुख चाहता है, निरंतर सुख चाहता है। कहीं भी धरती का मानव है, निरंतर सुख चाहता है। इसलिए मानव को समझना है तो स्वयं को समझना होगा। स्वयं को समझते हुए हर चीज को समझते हैं, यह सीधा क्रम है। हर चीज को समझ लें और स्वयं को समझने बाद में आएंगे, ये उल्टा क्रम है। अभी हम ये उल्टे क्रम से चल रहे हैं। हम दूसरी धरती पे जाके समझ रहे हैं, दूसरे हवा को समझा, सब जगह की चीज़ों को समझा, पेड़ पत्तों को समझा, गाय भैंस को समझा, पानी को समझा, मिट्टी को समझा, धरती के अंदर क्या क्या है उसको समझा, जो जो चीज़ें थे निकाला, जो जो चीज़ें थी सबको इकट्ठा किया, संग्रह किया, सब चीज़ को समझने में लगे। मैं खुद क्या हूँ इसको समझने में नहीं लगे। शिक्षा में इसका इंतजाम भी नहीं है। शिक्षा में स्वयं को समझने का इंतजाम है तो केवल शरीर को समझने का इंतजाम है कि शरीर क्या है, तो शरीर मांस का लोथड़ा है। भाई मांस के लोथड़ा है, उसके ऊपर एक चमड़े की ऊपर से कवरिंग कर दी गई है, कवर हटा दीजिए, सब मांस का लोथड़ा ही है। तो शरीर क्या है? मांस का लोथड़ा है। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो हम अध्ययन में उसके अलग अलग ऑर्गन्स को समझते हैं। मानव भी संपूर्ण सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। मानव स्वयं में संपूर्ण, जैसे हमारे अंग में, हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं और अभिन्न हैं। अभिन्न का मतलब जुड़े हुए हैं, वेल कनेक्टेड हैं। किडनी है, हार्ट है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, लंग्स हैं, ब्रेन है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये सभी आपस में वेल कनेक्टेड हैं। अलग अलग होते हुए भी सब मिला करके एक व्यवस्था है। अगर किडनी को समझना है तो किडनी को शरीर में से काट के निकाल के लैब में समझेंगे तो मांस ही है, नहीं समझ सकते। किडनी को समझना है तो शरीर में लगी हुई किडनी को ही समझना पड़ेगा अगर उसके फंक्शन को जानना है, क्योंकि शरीर के बाकी अंगों के साथ उसका तालमेल, उसका क्रिया प्रक्रिया को समझते हैं तो किडनी को समझ सकते हैं। वैसे ही मानव भी सृष्टि का अभिन्न अंग है, तो संपूर्ण सृष्टि से कनेक्ट करते हुए मानव को भी समझना है। मानव को नहीं समझे और सारे उसके कनेक्शन को समझ लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला, और सब कुछ को नहीं समझा, केवल मानव को समझ लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मानव को समझते हुए सब चीज को समझना है, यह शिक्षा का अंग है। तो अभी तो बाकी चीजों के लिए शिक्षा में इंतजाम है। धरती को समझ रहे हैं, पदार्थ को समझ रहे हैं, पानी को समझ रहे हैं, पेड़ पौधों को समझ रहे हैं, जीव जंतुओं को समझ रहे हैं, मानव के शरीर को समझ रहे हैं, लेकिन मानव के इच्छा विचार आशा को नहीं समझ रहे हैं। मैं परेशान अपनी इच्छा विचार आशा से हूं, मैं परेशान अपने शरीर से नहीं हूं। कोई भी आदमी अपने शरीर से परेशान नहीं है, अपने इच्छा विचार आशा से परेशान है। उसकी इच्छा क्या हो रही है, उसमें आशा क्या हो रही है, उसमें विचार क्या चल रहा है, दूसरे में इच्छा क्या हो रही है, उसका विचार क्या है, उसका आशा है। सारा कलेश, सारा झगड़ा, सारा परेशानी, सारा तनाव इसके कारण है। उसको समझने का इंतजाम नहीं है, तो फिर इसी को कह रहे हैं कि शिक्षा अधूरी है। इसलिए उसको भी समझना ही होगा। बोलो भैया, मेरी एक शेयरिंग थी, नादौरा थी, तब भी एक यही शेयरिंग थी, तो मुझे लगता है ये शेयर करना चाहिए। आपने बोला था इधर आकर के करो, शेयरिंग है तो यहीं पे ठीक है भैया। चलिए। आपने बोला था कि ऐसा होता है कि मतलब मैं लड़ाई हो रही है तो ऐसा बोलते कि आप मेरे को नहीं समझे या मैं आपको नहीं समझी। एक ऐसी सिचुएशन ही मेरे घर में हुई कि पापा और मेरा भाई है बड़ा, तो फैमिली से बनती नहीं है। तो भैया पापा को मतलब फैमिली वालों को बोलते हैं कि आप लोग मुझे समझते नहीं हो, और फैमिली वाले बोलते हैं कि भैया मेरे को नहीं आपके भैया मेरे को नहीं समझते, मतलब हमारे फैमिली वालों को समझते नहीं, हमारी सिचुएशन को नहीं समझते कि माँ बाप क्या क्या कर रहे हैं। तो भैया बाहर जाते हैं, लाइक दोस्त बनाते हैं, तो उधर ही जो उनका दोस्त है उनकी सिचुएशन ही सेम है कि मेरी फैमिली वाले मेरे को नहीं समझते इसलिए तुम मुझे समझो। मतलब दूसरा, अपनी समझने की जिम्मेदारी हमने दूसरों को दे दी है
इसलिए अब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जर्व किया तब पता चला कि हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे, इसीलिए हमें दोस्त बना के वो भ्रमित वाली कैटेगरी में बन रहे हैं। तो भाई को शिविर में लाने के लिए बोली, भाई को और उनके दोस्तों को। जरूर। हाँ ठीक है, ऐसा ही मैक्सिमम घरों में है, ज्यादातर घरों में यही है। आप मुझे नहीं समझ सकते, आप मुझे नहीं समझ सकते, मैं तो अच्छा ही हूं, सारी गड़बड़ी आप में ही है, यही समस्या है। तो क्या है, हम गलतियां देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? गलतियां देख रहे हैं। और गलतियां देख तो रहे हैं लेकिन सही का पता ही नहीं है। गलतियां कब पता चलती हैं? जब कुछ सही पता रहता है। 2 + 2 = 4 होता है, ये हमको पता है, तब 2 + 2 = कोई 3 और 2 और 1 लिखेगा तो हम बोलेंगे गलत है। अगर 2 + 2 = 4 होता है, ये पता नहीं है, तो फिर 2 + 2 = 3 भी सही है, 1 भी सही है, 5 भी सही है, 7 भी सही है, सब बोलेंगे सही है, आप बोलोगे गलत है। बोलेंगे कैसे गलत है? आप बोलोगे मैं कह रहा हूं इसलिए गलत है। तो आपके पास सही का रेफरेंस नहीं है। आप 2 चीजें लो और 2 चीजें लो, 2 चीजों को मिलाओ, फिर देखो कितनी चीजें हुई, 4 चीजें हुई। क्योंकि 2 + 2 ये क्या चीज है? देखिए मैथमेटिक्स भी हम कैसे पढ़ाते हैं। मेरा टीचर पना नहीं जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फिर से बोलिए, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप लोगों को मैथ्स नहीं आती। ये 1 ही है, ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। नहीं, बॉक्स 1 नहीं है, बॉक्स के अंदर ये है। ये क्या है? ये 5 नहीं है, 5 की फोटो है। 5 क्या होती है? कोई चीज होता है। 5 कोई चीज होती है, उसको गिनते हैं 1 2। अच्छा, गिनते भी कैसे हैं? जैसे गिनती में गिन रहा हूं 1, बोलिए, एक गिनती है, हो गया। दूसरी गिनती गिनिए, तो दोनों एक ही तरह से आपने गिना, दोनों एक ही है। फिर से देखिए, बोलिए, हाँ, बोलने दीजिए। ये कितना है? अरे धीरे, अब क्यों आवाज दब गई? बोल रहे हैं, सोच रहे हैं गलत हो गया होगा। गलत नहीं है, बोलो। अरे इसको अच्छा इधर से कर दे तो। फिर से, ये 2 कहाँ है? जी, तो वही चीज है। बहुत सारी चीजों हम ऐसे देखते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, अगर हम क्रम देखते हैं तो। लेकिन जब गिनती क्या चीज है? काउंटिंग क्या चीज है? जब एक में एक मिलाते हैं, एक में एक मिलाया कितना हो गया? 2 में एक मिलाया कितना हुआ? 3 में एक मिलाया कितना हुआ? 4 में एक मिलाया कितना हुआ? 5। तो 5 कोई चीज होती है, अस्तित्व में कोई वस्तु को 5 बोलते हैं। अब इस 5 को हमको लिखत पढ़त में लाना है तो क्या करेंगे? तो इसका एक सिंबल हमने बना दिया, तो एक ही है ये सिंबल। तो ये 5 कोई वस्तु है जिसके बदले में यहां एक सिंबल लिखा गया है 5। 1 कोई वस्तु है जिसके बदले में ये सिंबल बनाया गया 1। 2 कोई वस्तु है जिसके बदले में एक सिंबल बनाया गया 2 है। हाँ, ये अमूर्तीकरण ये भी नहीं है, इसमें भी तो हम चित्र दे रहे हैं उसका। अमूर्तीकरण हुआ कि जब कह रहे हैं 2 + 2 = अब तुरंत आप बोल रहे हैं 4। अब इसमें 2 क्या चीज है ये भी नहीं दिख रहा है, दूसरा 2 क्या है वो भी नहीं दिख रहा है, और वो प्लस कैसे हो रहा है ये भी नहीं दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जो हमने मिला मिला के चीजों का अभ्यास किया है, उससे हमारे अब अमूर्त चिंतन में आ गया है कि 2 + 2 = 4।
तो दो कोई चीज होती है, उसमें दो कोई चीज मिलाई जाती है, जब मिल जाती है चीजें तो कितनी हो जाती है? 4। अब ये हमको पता है, ये हमारे पास रेफरेंस आ गया। अब अगर 2 + 2 = कोई 3 बोलेगा तो हम क्या करेंगे? अब कोई, हाँ, गलत क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम तुरंत उसके सामने बता सकते हैं कि देखो ये 2 पेन है और ये 2 पेन है, इन दोनों को मिला दिया तो ये 4 पेन हो गए। इसलिए आप 3 बोल रहे हो तो गलत है, क्योंकि हम प्रमाण दे सकते हैं। अगर हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो 2 + 2 = अगर वो 3 बोलेगा तो हम क्या करेंगे फिर? तो अभी यही हो रहा है कि जो चीजों को आप गलत बोल रहे हो, जिन चीजों को दूसरा गलत बोल रहा है उसका सही का प्रमाण नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं ठीक है, आपका विचार ये है, मेरा विचार ये है। तो सबके विचार ही अलग अलग हैं और बोलते हैं आपके विचार से ये सही है, मेरे विचार से ये सही है। तो सही कोई चीज सही होगी या विचार के अनुसार सही गलत होगी? हाँ बिल्कुल। तो सही गलत जो है, सही होगा जो, वो सही होगा या किसी के विचार से सही गलत होगा? तो अभी जो दिक्कत आ रही है कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो सही के रेफरेंस में कोई चीज गलत होती है, सही का पता नहीं है, सही कहीं रेफरेंस में नहीं है, तो गलत को गलत, गलत को सही, गलत को गलत करते रहिए फिर। इसलिए सही का पता होना जरूरी है। जैसे मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, अभी आपको कब पचेगा? या आप समय के अनुसार पचेगा, ऐसा नहीं सबको पच जा रहा होगा तुरंत कि मैं जीवन हूं। बहुत से लोग कहेंगे नहीं मैं तो शरीर ही हूं, जीवन कहां दिख रहा है? शरीर तो दिख रहा, हाथ है, पैर है, सारी चीजें हैं। हालांकि प्रतिदिन की भाषा में हम बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा कान है, ये मेरा शरीर है। तो अगर ये मेरा शरीर है तो जो मेरा कह रहा है वो कौन है? तो कोई तो अलग है कुछ। तो प्रतिदिन की भाषा में हम कुछ बोलते ही हैं, यानी हम भी लगभग ये मानते हैं कि शरीर के अलावा भी मैं कुछ हूं। हाँ, अवेयरनेस भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, कोई सच्चाई की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा जी। तो ब्रेन क्या चीज है? तो ब्रेन भी शरीर में जैसे मांस से बनी हुई अनेक अंग हैं, वैसे ही मांस से बना हुआ एक अंग है जिसका नाम है ब्रेन, मस्तिष्क। अभी तक जितनी भी कोशिकीय संरचना है धरती पे, सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें सबसे उच्च कोटि का सेलुलर स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन है। ऐसा वो स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से जीवन, चूंकि जीवन उपलब्धि है। आप देखिए प्रकृति में पेड़ पौधे बने, पशु पक्षियों के शरीर बने, पशु पक्षियों के शरीर में भी ब्रेन होता है, लेकिन वो पूर्ण समृद्ध नहीं होता। जीवन उसके माध्यम से सूचनाओं का पूरा आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसीलिए सभी पशु पक्षी केवल जीने की आशा के साथ होते हैं। सुख, आनंद, समझ, ये सब के चीजों में कल्पनाशीलता उनकी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन का जो रचना है वो पूर्ण समृद्ध नहीं है, उसको जीवन पूरी तरह से उसके माध्यम से शरीर को संचालित आदान प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूमन ब्रेन उसी क्रम में बनते हुए ये शरीर बना, और इस शरीर में एक ब्रेन बना जो कि पूर्ण समृद्ध है। जीवन उसको पूरी तरह से उसके माध्यम से समझदार हो सकता है और प्रमाणित कर सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। तो ब्रेन जो है शरीर और जीवन के बीच में मोडेम का काम करता है। मोडेम होता है ना, जैसे मोबाइल है, अब ये मोबाइल क्या है? मोडेम है। अगर इससे नेट कनेक्ट हो रहा है तो ये मोडेम का काम कर रहा है। सूचनाएं कहाँ हैं? सूचनाएं कहाँ हैं? तरंगों में है, ठीक है, स्पेस में है। दिख मिल किसको रही है? मुझे। बीच में माध्यम कौन बन रहा है? मोबाइल। अब मोबाइल ना हो, सूचनाएं हैं कि नहीं? यहाँ पे हैं। मुझे सूचनाओं को जानना है कि नहीं? लेकिन माध्यम नहीं है। तो ऐसे ही ब्रेन भी मस्तिष्क और शरीर के बीच में एक माध्यम है, एक मोडेम है। मेमोरी जो है वो बीज रूप में ब्रेन में होती है,
जैसे ही जीवन और शरीर के बीच में वो ब्रेन जुड़ा ही हुआ है, तो एक्चुअली शरीर जो है, जीवन की गति बहुत तेज है। तो जीवन जो है वो उसकी गति बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। तो पूरे शरीर को अपनी तेज गति से वो एनवेलप किए हुए है। देखिए, जब ये बात मैं आपको कह रहा हूं तो ये मेरे लिए भी अभी सूचना है। देखिए, 3 तरह की बातें शिविर में रखी जाती हैं। एक तो वो बातें रखी जाती हैं जिस पर मेरा अधिकार बन गया है और मैं उसको जी रहा हूं और मैं उसको पहचान गया हूं। दूसरी वो बातें रखी गई हैं कि जो मैं समझ गया हूं, जी रहा हूं, जिस पे मेरा अधिकार बन गया है, उसके आधार पर तर्क पूर्वक कुछ चीजें मुझे सही लग रही हैं, उनको भी कह रहा हूं। तीसरी वो चीजें कह रहा हूं जिससे एक जागृत मानव आदरणीय नागराज जी ने मुझे बताया है, उन्होंने अनुभव से, जो उन्होंने साधना किया उसके अनुभव से उन्होंने उनको जो दिखा उसको वो मुझे बताए हैं। उस पर अभी मेरा अधिकार नहीं बना है, वो सूचना है मेरे लिए। तो वैसे ही ये जो कह रहा हूं ये मेरे लिए भी सूचना है। अभी इसको मैंने अपने में देखा नहीं है, बातचीत में सूचना है कि ये देखिए, ये जीवन की गति तेज है, ये तो हमको अनुमान बनता है। ये शरीर को ऐसे हॉरिजेंटल वर्टिकल मोशन करते हुए एनवेलप किए हुए है, इसके कारण ही शरीर की हर कोशिका से गुजरता हुआ जीवन है, इसीलिए हर कोशिका जीवंत बनी हुई है। भैया, हाँ जी, ये यहाँ पे तो ये आप इससे तर्क पूर्वक तो सहमत हैं या केवल सूचना के स्तर पर ही है? तर्क हाँ, से नहीं, भी तर्क सहमत से भी नहीं? हम सहमत हैं इसके। तर्क से भी सहमत। जी, ब्लड का रोटेशन तो वो तो हार्ट और फेफड़े का रोल है, वो तो मतलब वो तो बायोलॉजी उसको पकड़ ही लेती है। लेकिन जो जीवंतता है इसके अंदर, हर अंग सजग है। आपको यहाँ पर कोई चोट लगती है तो भी पता चलता है, यहाँ कोई हवा गुजरती है तो भी आपको पता चलता है। तो हर अंग जो सजग है, हर अंग जो जीवंत है, इससे ये तर्क बनता है कि जीवन हर कोशिका से गुजरता हुआ हर पल हर क्षण शरीर को कवर किए हुए है। और इसके सूचना का आदान प्रदान ब्रेन के थ्रू होता है। हाँ जी, मुस्कान। हाँ, तो फिर वो लोग जो कोमा में होते हैं उनके शरीर में जीवन नहीं होता है क्या? कोमा क्या स्थिति है? पैरालाइज्ड होते हैं। कोमा स्थिति क्या है? ब्रेन में कोई गड़बड़ी आ गई। जैसे मोबाइल मेरा खराब हो गया, अब मोबाइल मेरा खराब हो गया, मोबाइल है, सूचनाएं भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन मोबाइल खराब हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। तब वो सूचना जो मिल रही है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, फेड हो जा रहा है, हैंग कर जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ गया, क्लॉटिंग हो गई, या कोई उसके अंदर कोई संरचनात्मक केमिकल इम्बैलेंस हो गया, उसके कारण ब्रेन का फंक्शन बिगड़ गया है, जिससे जीवन और शरीर के बीच में सूचनाओं का जो फ्लो है वो बिगड़ गया है। इसी स्थिति को कोमा बोलते हैं। मतलब जीवन होता तो है पर वो सूचनाओं का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता है। जीवन तो बनाए हुए है, हार्ट पंप कर रहा है, फेफड़ा भी चल रहा है, पल्स चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसका मतलब जीवंतता है उसके अंदर। हाँ जी, अभी आपने बताया था कि मस्तिष्क में बीज रूप में स्मृतियाँ विद्यमान रहती है, स्मृति, तो वो किस प्रकार की स्मृति विद्यमान रहती है, इसके बारे में और जानना चाहूँगा। जैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 है। तो आपको कितने साल तक की चीजें याद हैं? जो आप जब खेलते थे कच्चा बनियान में, आप जब कई बार डांटे गए हैं कोई गलती करने पे, सब याद है ना? खिलौने जब तोड़े थे डांट पड़ी थी, याद है ना? ये कहाँ है स्टोरेज? मस्तिष्क में।
जीवन के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होता रहता नहीं, है। परंतु मरने के बाद तो ये जो जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो तो जीवन के साथ क्या खत्म नहीं होती है क्या? ठीक है, तो जो डेथ के समय है तो शरीर मर गया तो ब्रेन भी मर गया, इसलिए इस शरीर यात्रा की मेमोरी नहीं रहती। तो अगले बस- जीवन के लिए क्या सी स्मृतियां विद्यमान रहती है बीज रूप में? नहीं रहती। बिल्कुल स्मृतियों की आवश्यकता ही नहीं अगले शरीर यात्रा के लिए। जो जीवन के, अभी जीवन क्रिया की चर्चा होगी लंच के बाद या जब भी, जो जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन आ चुका है, क्वालिटेटिव चेंज आ चुका है आपके इस शरीर यात्रा में अध्ययन अभ्यास के परिणाम स्वरूप, जो आपके जीवन में भ्रम के निवारणार्थ, भ्रम के निवारण के लिए ज्ञान के अर्थ में जो गुणात्मक परिवर्तन क्वालिटेटिव चेंज आ चुका है वो बना रहता है हर शरीर यात्रा में। मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, मेमोरी शरीर के साथ। हाँ, तो उसमें जो गुणात्मक जो क्वालिटेटिव चेंज आ चुका है वो रहता है। हाँ, जैसे अभी हम देखें अपने को, हाँ जी, अपने आसपास, नमस्कार, अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी ये हर्ष कहाँ है, ये कितने उम्र है? हाँ, ये एग्जाम्पल 12 साल, 11 साल। अब इनकी 11 साल में तीव्रता बन गई समझने की। कुछ बच्चे हैं चौथे 5वें साल से ही वो भौतिक सुविधा को बहुत बड़ा नहीं मानते। इसका मतलब पिछले शरीर यात्रा का जो संस्कार परिमार्जन हुआ है वो बीज रूप में जीवन में है, अनुकूलता पाते ही अंकुरित हो रहा है। जैसे कल चने के बीज का हमने कहा था कि चने का बीज यहाँ पड़ा है, इधर उधर पैर से लग रहा है, इधर उधर ऐसे पड़ा है, छिटक रहा है, महीना 2 महीना इधर उधर पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको मिट्टी मिल गया, नमी मिल गई, अनुकूलता मिल गया, क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। तो वैसे ही जीवन के अंदर जो संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन आया है वो शरीर के बाद भी बना रहता है। पॉजिटिव एनर्जी तो है, पर जो नेगेटिव नहीं कह सकते, पर जो संसार से जो अपेक्षा रखता है, वही मेरे को धन बल द्यूप बल से मिलना था और जीवन शरीर छूटने को आया, तो वो यात्रा भी तो चलती है इसके साथ। जी, अगर हमको लग रहा है कि आहार निद्रा भय प्रजनन से ही हम सुखी हो पाएंगे, हमको नहीं, जो भ्रमित मानव है, जो जागृत नहीं है और शरीर छोड़ देता हाँ, मतलब हम भी भ्रमित ही हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, इसमें जो कोई जागृत होगा तो उसको शुभकामना है। तो अगर हमको आहार निद्रा भय प्रजनन से ही सुखी होना, ये हमारे संस्कार में है, हमको लग रहा है इसी से हम सुखी हो पाएंगे, इसके लिए शरीर और इंद्रियों का होना जरूरी है, और इसी संस्कार के साथ हमें शरीर किसी कारण से छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे अंदर तीव्रता तो आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होने की ही है। तो फिर जब शरीर चलाएंगे तो फिर आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होने में ही लगेंगे, क्योंकि संस्कार के अंदर कोई गुणात्मक बदलाव मेरे हुआ नहीं है, अभी भी वही है। ठीक है, रूप पद धन बल आहार निद्रा भय मैथुन प्रिय हित लाभ, आगे चर्चा होगी, ये सभी है, तो वो बना रहेगा। लेकिन जो जो उसके अंदर गुणात्मक बदलाव हो जाता है, क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है, क्योंकि जीवन में कोई मात्रात्मक बदलाव नहीं होना, जो होना था हो चुका। जीवन अपने आप में एक पूर्ण चीज है, उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज होना है, गुणात्मक बदलाव होना है। जैसे इस कमरे के अंदर ये शिविर मान लीजिए होना है, तो इसमें कुर्सियां आएंगी, गद्दे लगेंगे, तकिया लगेगा, ठीक है, माइक आएगा, पंखा वंखा लगेगा, ये सब स्क्रीन है, बोतल है, सारी चीजें। तो आना शुरू हुआ इसमें सामान, भाई शिविर लगना है, बोर्ड है, ये है, वो है, कुर्सियां हैं, सब आके कमरे में भर गई। फिर पता चला नहीं ये गद्दे तो 10 ज्यादा आ गए, बोले निकाल दो। फिर बोले फिर क्या करें, अब तो गद्दे देखो निकाले, 10 कहा था तुमने, 12 निकाल दिए, 2 और लाओ। तो मतलब कम ज्यादा करते करते एक समय ऐसा आया कि जितने भी सामान थे, जितने सामान की जरूरत थी शिविर के लिए, उतने सामान इस कमरे में आ गए। अब मात्रात्मक कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, ठीक ना है। कुछ बाहर से आना है, ना अंदर से बाहर कुछ जाना। हाँ, तो मात्रा के रूप में ये पूर्ण हो गया कमरे के अंदर, शरीर लेकिन भी क्या ऐसे ही। शिविर चल पाएगा? अब मात्रा के रूप में इस कमरे में पूरी चीजें आ गई, जितनी कुर्सी थी आ गई, जितना गद्दे थे आ गए, जितने तकिए थे आ गए, सब आ गए, सब आ गए मात्रा के रूप में। अभी
क्वांटिटी के रूप में। लेकिन क्या अभी शिविर चल पाएगा? नहीं। कब चलेगा? टीचर भी आ चुका है, बच्चे भी आ चुके हैं, बैठे भी हैं। कहाँ बैठेंगे भाई? बोर्ड आया उधर रखा है, गद्दे आए उधर गजे हैं, कुर्सियां आई इधर गजी हैं। ठीक जगह पे व्यवस्थित होना बाकी है। यस यस। वैसे ही मानव का जो जीवन है मात्रात्मक रूप में पूर्ण है, उसके अंदर अब कोई परिवर्तन होना है। अब ये जो ठीक जगह व्यवस्थित होना है, ये क्वालिटेटिव चेंज है, गुणात्मक बदलाव हो रहा है, मात्रात्मक नहीं हो रहा है। हाँ, शरीर तो मिल ही गया है, सारी चीजें मिली हुई है। हाँ, तो अब इसके अंदर गद्दे कुर्सियां सब चीजें जितनी थी उतनी हैं, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना है, बस इसको अलग अलग जगहों पे सजना है। वैसे ही जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन ही होना है। तो जितना जितना गुणात्मक परिवर्तन एक शरीर यात्रा में हो जाता है, वो जीवन के साथ बना ही रहता है, अगले शरीर यात्रा में उससे आगे। इसलिए ये चर्चा हो रही, जैसे ये वातावरण बनाने का प्रयास क्यों हो रहा है। एक आपको मजेदार घटना बताते हैं। एक जो विचार उठ रहे हैं जो आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि अपन प्रकृति को जो नाम दे रखा है, जिसको गाय बोलते हैं, किसी को भैंस बोलते हैं, किसी पक्षी का नाम दे रखा है, ये शायद मानव चीज उनकी भाषा के रूप में ही है। गाय को तो थोड़ा पता है मेरे को गाय बोलते हैं, वो तो हमने नाम रखा है। तो वो प्रकृति अपने आप में निशब्द और अविरचनीय चल रही है। मतलब बिल्कुल गाय की डेफिनेशंस अपने लिए है, वरना तो ऐसा कोई प्रकृति के लिए तो नहीं है। हाँ, गाय ने नहीं कहा कि हम गाय हैं। हाँ, उसको अभी तक उसने पहचाना भी नहीं मुझे कोई गाय कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, शेर कब बोला हम राजा हैं? तो ऐसे ही हम लोग अपने अपने कल्पना से। तो एक घटना, धारणा ही है जी। तो एक घटना आपको बताते हैं इसी से जुड़ा हुआ। दरियागंज में, दिल्ली में दरियागंज डाइट है, वहाँ पे शिविर हो रहा था। प्रिंसिपल्स आए थे एमसीडी के, एमसीडी में जो स्कूल चलते हैं उसके प्रिंसिपल्स आए थे। तो उसमें कुल संख्या थी 60 की, जिसमें 40 मुस्लिम प्रिंसिपल थे और 20 हिंदू कम्युनिटी के प्रिंसिपल थे। तो ये चर्चा, वो 4 दिन का, जैसे आपका 5 दिन का शिविर है, वो 4 दिन का था। तो 4 दिन के शिविर में जीवन भी चर्चा में नहीं आ पाता है, क्योंकि मूल्य वहां रखना जरूरी होता है। तो जीवन को अभी हम चर्चा से में नहीं लाते हैं। तो अभी सुविधा से सुख नहीं, सामान से सम्मान नहीं, ये सारी चर्चा चल रही थी। 2 दिन शिविर को बीता था। लंच ब्रेक हुआ और मैं चला गया अपने कमरे में खाना खाने, जो भी टिफिन वगैरह लाए थे। और यहाँ इन लोगों का खाना जो सप्लाई वाला था वो लोग खा रहे थे। तो जब लंच ब्रेक खत्म हुआ, मैं कमरे में आया तो काफी तगड़ी बहस हो रही थी, एकदम लड़ाई जैसी। तो हम बैठ गए, तो हमने कहा क्या हो गया भाई? तो बोले कि सर ये बताइए पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। हमने कहा हम तो ये मुद्दा लाए ही नहीं अभी, मैं जीवन चला नहीं था, कोई शरीर यात्रा की बात हुई नहीं थी। तो हमने कहा मैं तो ये मुद्दा लाया ही नहीं, तो फिर चर्चा क्या करना। बोले नहीं नहीं आप बताइए। जैसे इस मुस्लिम में, इस्लाम में मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, और हिंदू फिलॉसफी जो मानती है कि पुनर्जन्म होता है। तो वो लोग कह रहे थे पुनर्जन्म होता है, वो कह रहे थे नहीं होता। इसी को बात को लेकर के काफी बहस हो रही थी। तो बोले नहीं आप बताइए इस पर। तो भाई जैसे नहीं वो प्रचार आता है टीवी में कि नेरोलैक्स सीमेंट लगाओगे, पेंट लगाओगे तो लोग आपको समझदार मानेंगे, हर सवाल पूछेंगे। तो वैसे हम लोग जो बात करते हैं उसमें लोग भ्रमवश समझदार मान लेते हैं, तो हर सवाल पूछने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो हमने कहा ठीक है तो सुनिए। पहला चीज, मान लीजिए पुनर्जन्म होता है, अभी मान लीजिए, केवल मान लीजिए पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का मतलब यह है कि मैं अभी एक शरीर चला रहा हूं, एक आयु के बाद या किसी घटना दुर्घटना के बाद, किसी बीमारी के कारण मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरा शरीर चलाने लगूंगा। इसी को पुनर्जन्म कहा। तो अभी आप बताइए, अभी जैसा समाज है, जिस तरह की अव्यवस्था है, तो जब मैं दूसरा जन्म लूंगा, दूसरा शरीर चलाऊंगा, तो उस समय इससे बेहतर समाज होना जरूरी है या इससे खराब समाज, या ऐसा ही रहे तो जरूरी है? बोले इससे बेहतर है। अब इससे बेहतर समाज करने के लिए काम कब करना पड़ेगा हमको? अभी करना पड़ेगा, इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में करना पड़ेगा। बोले हाँ जी ये तो सही है। हमने कहा फिर दूसरा, मान लीजिए पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब मैं फिर इस शरीर को छोड़ दूंगा, दूसरा शरीर नहीं चलाऊंगा,
लेकिन मेरी अगली पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे। हमने कहा तो हमारी अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी के लिए अभी जैसा समाज है उससे बेहतर समाज हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। हमने कहा उसके लिए कब काम करना पड़ेगा? बोले अभी करना पड़ेगा। हमने कहा भैया दोनों को काम अभी करना है, लड़ने का मुद्दा ढूंढ लिए। ठीक बात। दोनों को काम अभी करना है, लेकिन हमने लड़ने के मुद्दे निकाले काम से बचने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये शिविर क्यों हो रहा है? धरती पे ऐसा वातावरण बनने इसके लिए प्रयास क्यों हो रहा है? तो मैं शुद्ध रूप से अपने लिए कर रहा हूं कि मेरी अगली शरीर यात्रा में मैं ऐसे माता पिता की संतान हो जाऊं जो पहले से ही समझदार हैं, जागृत हैं, दमदार हैं। इसलिए अभी से उसका माहौल बनाया जाए। तो शुद्ध रूप से मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप भ्रम में मत रहिए कि आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, मतलब समझ में क्या आया? हाँ। अभी ये वातावरण बनाने के लिए प्रयास इसीलिए हो रहा है जिससे कि आने वाली पीढ़ी और उन्नत होती जाए। एक मोटरसाइकिल, एक कार, एक माइक सिस्टम, एक मकान का डिजाइन हम उन्नत से उन्नत करते चले गए। आदमी को अभी तक हम उन्नत नहीं कर पाए, बल्कि और अवनत की तरफ करते चले गए। ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए मानव को मानव के रूप में देखा जाए और मानव के गुणात्मक परिवर्तन पर ध्यान दिया जाए। मानव जीवन रूप में शरीर को चलाता है, ये उसको ध्यान में आए। जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना है, वो अध्ययन अभ्यास विधि से होगा। उसको कोर्स के कंटेंट में आना पड़ेगा। नई कंटेंट आएगा तो ऐसा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ही है ना, बचपन में नहीं मिला, इस पे चर्चा ही नहीं हुई, इस पे बात नहीं हो पाया। इसलिए हम अलग अलग जगह कहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है यही शिविर चल रहा है, बहुत सारे तरह के शिविर हर जगह चल ही रहे हैं। लोग ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ही है। क्यों? क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है शिक्षा में। बढ़िया। जी भैया। श्रवण भाई, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं थोड़ा सा वापस पीछे ले जाना चाह रहा था, इसलिए कि बच्चे नए हैं और अधिकांश का शिविर भी पहला ही है ना। तो जैसा वातावरण है परिवार में, समाज में, जैसा स्कूलों में पढ़ाई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये जो बात हो रही है सब मिलती नहीं है। तो इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए वो जो शिवम का सवाल था, थोड़ा सा एक बार आपको पानी हो जाए उसके बाद बात करो। जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो जो शिवम का सवाल था बताएं। तो इसका सवाल बहुत बढ़िया था शुरू में। आज जब शुरू किया अपन ने, तो जो कोई साथी बाद में भी आए उनके लिए भी हो जाएगा और इसके सवाल के बारे में सबका सोचना भी हो जावे, तो समझ पूरी बने। तो इसने सवाल अच्छा किया था भाई कि हम यहाँ समझेंगे रूप बल धनपद तो पूरा नहीं है, तो अगर ये ठीक नहीं है तो फिर परिवार में जाएंगे, समाज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो प्रभावित तो होते ही हैं सामने वाले के रूप बल धनपद से। तो फिर कैसे क्या करना है, कैसे प्रभावित ना हो, है ना। उस पर मेरी जो थोड़ी समझ बनी, जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ बताता हूँ, उसमें गैप आप बताना है ना जी। कि मैं भी अभ्यास क्रम में ही हूँ, अध्ययन क्रम में हूँ। तो कल एक सूत्र दिया था श्रवण भाई ने यहाँ जीन विद्या का, कि पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं उनका समस्त प्रयास, सारा प्रयास सुबह से रात केवल और केवल सुखी होने के लिए। ठीक है, तो ये सब को समझ में आ गया। हाँ भाई, हम अंदर देखें, स्वनिरीक्षण करें जैसा वो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं, प्रस्ताव जो दिया आपने कि समस्त प्रयास सुखी होने के लिए, तो इसको मानना नहीं है, जानना है, जानने के लिए जांचना है, जांचने के लिए स्वनिरीक्षण करना है। तो अपने में देखें तो हाँ, सुबह से रात जो भी मैं करता हूँ, जन्म से लेकर अब तक जब से वो संभाला है, तो जो भी किया सुखी होने के लिए किया मैंने। तो अब सुख कितना चाहिए? निरंतर चाहिए, 24 घंटे चाहिए रोजाना। थोड़ा भी कम हो तो मज़ा नहीं आता है, फिर खालीपन रहता है, फिर हम ढूंढते हैं इधर उधर, कहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब निरंतर सुख चाहिए। तो अभी जैसी पढ़ाई है, जैसा माहौल है परिवार में, समाज में, उसमें तो मिल नहीं रहा है। तो एक ही रास्ता दिख रहा है भाई, रूप बल धन पद। तो पूरी दुनिया जो है, जो उपलब्ध है उसके हिसाब से चल रही है कि कैसे रूप और अच्छा हो जाए, कैसे बल ज़्यादा हो जाए, कैसे धन ज़्यादा हो जाए,
कैसे पद बड़ा मिल जाए, उसी के पीछे लगे हैं सब। तो जीवन विद्या ये नहीं कह रही, जो मैं समझ पाया, कि रूप बल धन पद खराब है, पर ये हमको समझ बन जावे कि इसमें चाहिए हमको निरंतर, इसमें निरंतरता नहीं है, इसमें ये परिवर्तनशील है। रूप भी हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, उम्र का असर आता ही है ना। और मुझे माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, किसी और को ना लगे। उदाहरण दिया मैंने ये, वो इसलिए थोड़ा जल्दी समझ में आता है ऐसे उदाहरण से ना। तो किसी को अच्छा लग सकता है शाहरुख खान, दूसरे को पसंद ना लगे। तो एक तो सबका पसंद अलग है, और ये परिवर्तनशील भी है रूप। ऐसी बल भी परिवर्तनशील है, शरीर का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे हथियार का बल हो, सब भी कम ज़्यादा होता है, पैसा भी कम ज़्यादा होता है, पद भी हमेशा रहता नहीं है। तो जैसा सोम भाई कहते भी कि सामान्यतः 60-65 के बाद उम्र जब वो हो जाती है तो रूप का जलवा खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी हो, है ना। और बल का जलवा भी खत्म हो जाता है, ये कम हो जाता होता जाता है। पद भी जो है, जो नौकरी में है उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो पद के कारण जो हुक्म कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, चपरासी, चौकीदार, गाड़ी, सब जो, वो सब भी खत्म हो जाता है। और धन भी है, पर शरीर फिर 60-65 हो गया, तो अब धीरे धीरे शरीर की उतनी क्षमता नहीं है चलने की, दौड़ने की, घूमने की, फिरने की, तो वो धन का भी वो हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सामान्यतः 60-65 के बाद आदमी को लगता है यार रूप बल धन पद जिसके लिए पूरे 60-65 साल दौड़ा मैं या दौड़ी, तो उसमें तो यार अब तो वैसा रहा नहीं। तो कहने का मतलब है रूप बल धन पद खराब नहीं है, पर हमको ये समझ बन जावे कि ये परिवर्तनशील है, हमेशा एक सा रहता नहीं है। हमको हमेशा चाहिए सुख, तो सुख तो चाहिए निरंतर हमेशा। और ये 4 चीज़ से दुनिया पाना चाह रही है, उसके पीछे दौड़ रही है। ये चारों चीज़ उम्र के साथ बदलती भी हैं, और ये कोई पूर्ण भी नहीं है। जैसे धन में आपको ऐसा लिमिट नहीं ना भाई, हाँ 100 करोड़ आ जाएगा तो उसके बाद निरंतर सुख हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये हमेशा, इसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं है। पद में का IAS सबसे बड़ा है या MLA बड़ा है, MLA लगता नहीं यार मंत्री बड़ा है, मंत्री लगता नहीं मुख्यमंत्री बड़ा है, मुख्यमंत्री लगता नहीं प्रधानमंत्री बड़ा है, प्रधानमंत्री लगता नहीं यार मेरा नाम तो खाली देश में हो रहा है, विश्व का नेता बनना है। तो कहने में इसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं है रूप बल धन पद। तो ये परिवर्तनशील भी है, पूर्ण भी नहीं है, हमेशा तुलना में रहते हैं, हमेशा दूसरे से। मान लो मेरे पास पैसा है और मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला आ गया तो फिर मेरे को छोटा महसूस होगा। जब तो मेरे से कम पैसे वाले हैं तो मुझे ठीक लगेगा यार कि मेरे पास उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये परिवर्तनशील भी है और ये पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा तुलना में रहेगा। पूरी जिंदगी आदमी तुलना में रहता है, रूप बल धन पद के आधार पर अगर चलेगा तो हमेशा तुलना करता रहेगा। सामने को आया तो हाँ उससे मेरा रूप ज़्यादा है कम है, पद छोटा है बड़ा है, धन कम है कि ज़्यादा है ना, बल कम है कि ज़्यादा है, तो इसमें निरंतरता नहीं आएगी। तो यहाँ जीवन विद्या के प्रस्ताव यही है, निरंतर सुख हर मनुष्य को चाहिए और वो इन 4 रास्तों से नहीं मिलता है। इन 4 रास्तों से मिलने के लिए आपको समझ चाहिए। अगर समझ होगी तो आप अपने रूप बल धन पद का सदुपयोग कर पाओगे। समझ होगी तो धन के साथ उदारता जी, हाँ, तो मेरे पास धन होगा और मेरे को समझ भी होगी, नहीं होगी तो मैं इकट्ठा ही करूँगा, एक पत्नी 2 बच्चों के लिए, जो कुछ है बस उनके लिए, बाकी के लिए नहीं है। बाकी से तो हिसाब किताब है भाई, किसी को कुछ दिया उतने का पैसा लेना वापिस, है ना। दुकान पे हम यही करते ना, व्यापार में। तो परिवार में ऐसा नहीं करते, तो जिसको अपना मान लिया, वहाँ जहाँ संबंध है वहाँ तो उसी के लिए है। तो आजकल जैसे संबंध कमजोर हो रहे हैं, एक पत्नी या पति और 2 बच्चे, वहीं तक सीमित है अपने संबंध। तो सामान्यतः माता पिता भी आजकल तो नहीं आते हैं। तो जैसा वातावरण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होना चाहिए, ऐसा वातावरण है। तो ऐसे में अभी हम जो कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं खाली परिवार के लिए, तो इसलिए और चाहिए हमको निरंतरता। तो निरंतरता के लिए जीवन विद्या ने कहा है कि अगर पद का धन आपके पास है और आप सदुपयोग करते हो, सबसे संबंध समझते हो, सबके लिए उसका उपयोग करते हो, तो आपको सुख उस धन से ज़्यादा मिल सकता है। अगर उस धन का उपयोग खाली अपने परिवार तक करोगे तो थोड़ा मिलेगा। ज़्यादा चाहिए तो समझ आनी चाहिए, समझ आ गई तो सबसे संबंध समझ में आ गया,
तो मेरे पति पत्नी और बच्चों के अलावा बाकी जब संबंध समझ में आ गया तो वहाँ भी हमने पैसा लगाया तो सुख की वो लंबाई बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए ये स्पष्टता रहे कि रूप बल धनपद खराब नहीं है, पर यहाँ जीन विद्या से समझ में आता है कि इसमें निरंतरता नहीं है और इसमें परिवर्तनशीलता है, इसमें पूर्णता भी नहीं है। और समझ आएगी तो सुख एक भाव है, मुझे निरंतर सुख चाहिए, मेरे मन में सुख का भाव बना रहे, उसके लिए मुझे समझ भी एक भाव है। तो समझ आ गई तो समझ से मैं निरंतर सुखी रह सकता हूँ। तो रूप बल धनपद भी चाहिए, लेकिन साथ में समझ नहीं होगी तो उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे, खाली परिवार तक अपनी दुनिया को समेट लेंगे तो उसमें हमेशा खालीपन लगेगा। इसलिए ज़्यादा पैसा है उसे घर में भी चिकचिक है, ज़्यादा पूजा कर रहे हैं उनके घर में भी चिकचिक है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके घर में भी चिकचिक है। और हमेशा ज़्यादा पैसा होने के बाद भी आदमी को लगता है यार कुछ ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है। पैसा कमाने के पहले, जैसे आप कल बोल रहे थे, कमाने के पहले जैसा कल्पना होती, सपना होता है यार इतना पैसा आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, तो वैसा मज़ा पैसा आने के बाद आता नहीं है। आदमी को खालीपन लगता है। तो जैसे भी आप कह रहे थे कि सब दौड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कोई शिविर में आया है, कोई किसी बाबा जी के पास गया, कोई कहाँ गया है, सब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है जो मेरे पास है उसमें वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, मुझे चाहिए तो निरंतर सुख, और निरंतर इससे आ नहीं रहा। इसी तरह से रूप का जो सदुपयोग है सच्चरित्रता पूर्वक। अगर सच्चरित्रता नहीं है, रूप है, जैसे जिन भी सेलिब्रिटीज को हम रूपवान रूपवती मानते हैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में जाके देखिए, ठीक है। तो रूप का सदुपयोग, इसी तरह से बल का सदुपयोग दयापूर्वक, धन का सदुपयोग उदारता पूर्वक, पद का सदुपयोग विनम्रता पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, ऐसे होता है। तो रूप पद धन बल, ये पहले दिन भी बताया था, मैंने चर्चा हुई थी कि रूप पद धन बल तो होता ही है, बिना रूप के तो कोई इकाई है ही नहीं। चाहे पदार्थ हो, चाहे प्राणावस्था के पेड़ पौधे हो, चाहे जीवावस्था के पशु पक्षी हो, चाहे ज्ञानावस्था का मानव हो, रूप तो है ही। उसमें मानव सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा रूपवान है, क्योंकि उसके पास उसके शरीर का डिजाइन में कर्म स्वतंत्रता की ज्यादा अच्छी डिजाइन है। अरे एक बार ये बताओ, रूप का आगे सचरित्रता पूर्वक, रूप का सदुपयोग सचरित्रता पूर्वक, पद का विनम्रता या व्यवस्था पूर्वक, धन का उदारता पूर्वक। सर एक हाँ, रूप का, अब आपकी धीमे स्पीड लिखने के तो हम क्या करें? चरित्रवान है तो रूप का फायदा है, चरित्र ठीक नहीं है तो रूप का फायदा नहीं। रूप का सदुपयोग सचरित्रता पूर्वक, सचरित्रता से नहीं, बल कर रहे हैं। हाँ, वो शुरू कर रहे हैं वहां से जो कि आप लोग लिखा है। पद का विनम्रता, विनम्रता या व्यवस्था, ये न्याय भी बोल सकते हैं। हाँ, न्याय पूर्वक भी कर सकते हैं, मतलब व्यवस्था कर रहे हैं तो न्याय ही है। जैसे ज्योति जी ये RS ऑफिसर है, तो अभी पद पे बैठते हैं तो न्याय करती है जो भी इनका काम लेके जाएगा, तो पद से इस सदुपयोग से इनको सुख ज्यादा मिलेगा। मानव के साथ न्याय, प्रकृति के साथ नियम। जब भी मानव पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, हाँ जी नमस्कार, पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब भी प्रकृति के साथ उसको काम करने का अवसर मिला है, क्योंकि अधिकार संपन्न है, पद के साथ है, तो प्रकृति के साथ उसका कार्य नियम पूर्वक और मानव के साथ उसका कार्य व्यवहार न्याय पूर्वक। मानव के साथ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें न्याय सुनिश्चित होना, अर्थात मूल्य सुनिश्चित होना, अर्थात पूरकता सुनिश्चित होना, ये होता है। उसी को व्यवस्था बोला, उसी को विनम्रता बोला। तो पद का सदुपयोग विनम्रता या व्यवस्था पूर्वक या न्याय पूर्वक। धन का उपयोग उदारता पूर्वक। उदारता का मतलब मानव के घर, हर मानव समाधान समृद्धि पूर्वक, यानी हर मानव मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, क्योंकि हर मानव की चाहत दो ही है, वो शिकायत मुक्त होना चाहता है, अभाव मुक्त होना चाहता है। तो हर मानव शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, अपने धन को लगाना,
अपने परिवार में भी लोग हो जाएं, पड़ोसी भी हो जाएं, और लोग भी हो जाएं। ये धन का सदुपयोग है। बल का सदुपयोग दया पूर्वक, दया है। दया का मतलब जिसकी जैसी पात्रता है उसके अनुरूप उसको वस्तु उपलब्ध हो जाए। आपकी ज्ञान की पात्रता है, आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी दया है। मानव के ऊपर सबसे बड़ी दया है कि उसको समझ उपलब्ध हो जाए। इससे बड़ी कोई दया नहीं होती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी लिखा है कि आप किसी को रोज एक मछली दोगे, आपका रास्ता देखेगा, यानी सुविधा दे रहे हो उसको। इससे अच्छा क्या है, उसको मछली पकड़ना सिखाओ, यानी समझ दो। तो समझ देना ये सबसे बड़ी दया है। वस्तु देना इतनी बड़ी दया नहीं है। वस्तु तत्काल, जैसे कोरोना काल आया, अब उसमें सारा काम धाम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उसमें जो श्रम साधक हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी जीविका को संकट आ गया, तो तत्काल उनको वस्तु से सहयोग करना आवश्यक था। लेकिन जैसे अब कोरोना काल खत्म हो गया, अब उनको फिर से प्रेरित किया जाए कि अपने श्रम में लगे, समझ में लगे, समझ में लगे, श्रम में लगे। नहीं, अब भी देते ही रहो। तो ये दया नहीं है। दया का मतलब ये है कि सबसे बड़ी दया है किसी को ज्ञान उपलब्ध करा देना, समझ उपलब्ध करा देना। मतलब उनके पास वस्तु है पर पात्रता नहीं है, ये ज्ञान। हाँ, वस्तु है, पात्रता नहीं है का मतलब ये हुआ कि जैसे राजसमंद में 19 से 23 तक ये शिविर है। शिविर है मतलब जीवन विद्या का शिविर है। इसका आयोजन हुआ है। हॉल में 200 लोगों के बैठने की संख्या है और ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इस शिविर के संचालन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। शिविर तो एक्चुअली ये कंटेंट है, मैं शिविर नहीं हूँ। शिविर ये कंटेंट है। इस कंटेंट को संचालन के लिए मैं भी उपलब्ध हूँ, यानी ये कंटेंट और कंटेंट को संचालन के लिए भी व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है। तो वस्तु उपलब्ध है, समीचीन है। अब जिनकी पात्रता है वाह है। मतलब पात्रता का मतलब ये हुआ कि वस्तु है, अरे कृपा उसको बोलते हैं, कृपा बोलते हैं। वस्तु है लेकिन पात्रता नहीं है, इसको कहते हैं कृपा। जैसे आप ऐसे भी समझ लीजिए, कंप्यूटर इस कमरे में है, अब आपको चलाना ही नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले कंप्यूटर चलाना सिखाना पड़ेगा। वो सिखाना ही कृपा है। कृपा, क्योंकि आपके अंदर पात्रता विकसित की जा रही है। दया क्या है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, यानी आपकी पात्रता है, कंप्यूटर नहीं है। यानी आपको ज्ञान चाहिए, समझ के लिए आप प्यासे हैं, समझ उपलब्ध नहीं है। समझ उपलब्ध हो गई, ये दया है। अब कई स्थिति है कि दोनों ही नहीं है, न पात्रता है न वस्तु है। कोई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की कोई इच्छा भी नहीं है ज्ञान की, समझने की, और उपलब्ध भी नहीं है। तो वो दोनों ही जहां होता है उसको करुणा बोलते हैं। ये मूल्य है। जो लोग पहले शिविर किए होंगे उनको ध्यान होगा। अंतिम दिन इस पे और बात करेंगे। तो चूंकि ये दया शब्द आ गया था, बल दया पूर्वक, रूप सचरित्रता पूर्वक, धन उदारता पूर्वक, पद न्याय पूर्वक प्रमाणित होता है। नहीं तो फिर ये अहंकार में जाता है, फिर ये लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद में जाता है, अहंकार में जाता है, अव्यवस्था में जाता है। इससे सम्मान पाने के प्रयास में हम लग जाते हैं, सम्मान इसमें मिलता नहीं, क्योंकि रूप के आधार पर। दया था जिसके पास पात्रता है पर वस्तु नहीं है, तो उसको वस्तु उपलब्ध करवाना दया। और जिसके पास वस्तु है पर पात्रता नहीं है, तो पात्रता वस्तु उसके पास नहीं है, वस्तु समीचीन है, आसपास है। हाँ, और पात्रता नहीं है तो पात्रता के लिए उसको प्रेरित करना। जैसे अभी आगे आप देखेंगे तो एक्चुअली पात्रता विकसित करना, जैसे मैंने कहा था कि मैं जब शिविर किया, बहुत सारे शिविर किया, घर में कोई चर्चा नहीं किया, फिर अध्ययन शिविर किया, 8 महीने तक रह करके अध्ययन शिविर किया। अध्ययन शिविर करने के बाद मेरे अपने ही आचरण में जो गुणात्मक परिवर्तन आया, वो मेरे परिवारी जनों के द्वारा देखा गया। उससे उनके अंदर पात्रता विकसित हो गई। तो पात्रता बिना आचरण के विकसित नहीं होती। आपके भाषण से किसी में पात्रता जल्दी विकसित नहीं होती।
आपके घर में जितना जितना आपके आचरण में बदलाव देखा जाएगा उतनी अगले की पात्रता, यार क्या हो गया, आप तो ऐसे नहीं थे, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो अच्छी चीज है, यानी पात्रता विकसित हो रही है। जैसे आपसे कल चर्चा किया था कि दिल्ली में एक शिविर चल रहा था, तो उसमें बोलते नहीं कि प्रस्ताव है आपके सामने रखा जा रहा है, आप इसको मानिए नहीं, जांचिए, जांच के देख लीजिएगा, जीने लायक हो तो जीने लायक रखिएगा, नहीं तो आप अपनी मौज में पहले से वे देख लीजिए, जांच लीजिए, अगर जीने लायक है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मौज में। तो ये कहने की आदत हमारी अब थोड़ा कम हो गया आदत। तो एक बहन थी जो उस शिविर में आई थी, टीचर वो भी थी, तो उस शिविर के साथ दो दिक्कत हो गई थी। एक तो गर्मी की छुट्टी में मई में हुआ था वो, और दूसरा संडे के दिन शुरू हुआ था। तो जो सरकारी नौकरी में है उनकी मानसिकता संडे वाली और गर्मी की छुट्टी होती है टीचर्स की। एक तो गर्मी की छुट्टी थी और उसके बाद संडे को शुरू हुआ, तो और पीछे लिखा था इंश्योरिंग वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, बैनर लगा था। तो उन्होंने पहले ही दिन कहा, अच्छा बाई ऑर्डर आए थे, तो उन्होंने पहले ही दिन कहा ये आप कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, पीछे लिखे हैं संडे के दिन आप शुरू करा रहे हैं और गर्मी की छुट्टी में। तो मतलब थोड़ा आक्रोश था। तो लोगों का धीरे धीरे बात देखिए, अपना तो काम संबंध पूर्वक होता है, सरकार ने भले ऑर्डर से भेज दिया लेकिन बाद में तो हम संबंध पूर्वक लोगों को जोड़ते हैं। तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ज्यादातर लोग एक तरह से स्थिर हो गए, सुनने लग गए। वो एक बहन थी जो अभी भी बार बार रिएक्शन उनको आता था, लेकिन ये बात जो कहते थे वो भाई काम तो है, ये सुनाई तो दे ही रहा कुछ न कुछ। छठे दिन आकर के वो बोलती है हमको तो मजा आ गया। हमने कहा क्या हो गया? बोली कि कल जैसे मैं अपने पति को कोई बात कहती थी और वो एक सिरे से मना कर देते थे और मुझे गुस्सा आ जाता था। मैंने कुछ उनको कहा, वो बोलते थे तुम कह रहे हैं फालतू चीज चलता है, जब देखो तब नहीं करना। तो बोली मुझे गुस्सा आ जाता था। बोली कि कल मैंने क्या किया कि कल सुबह मैंने उनसे कोई बात कहा और मैंने कहा देखिए मेरा प्रस्ताव है, बाकी आप अपनी मौज में, बाकी आपकी मौज है। तो वो बहुत ध्यान नहीं दिए। कल शाम को मैं गई तो मैंने फिर मेरी बातचीत हुई और कोई बात हुआ तो मैंने कहा देखिए मेरा ऐसा कहना है, बाकी आपकी मौज है। बोले आज सुबह आते आते भी कोई बात आया और मैंने उनसे कहा तो वो थोड़े से गुस्सा होने वाले थे, तो मैंने कहा देखिए मैं ऐसा कह रही हूँ, बाकी आपकी मौज है। तो वो हंस दिए बहुत तेज से। बोले यार आपको शिविर में अच्छी चीज मिल रही तुमको, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारा ये व्यवहार तो बदल गया। तो देखिए हमारे आचरण से अगले की पात्रता विकसित होती है, हमारे भाषण से नहीं विकसित होती। इसीलिए पात्रता विकसित करने का कार्यक्रम आप देखेंगे आगे तो देव मानव के कार्य में गिना गया है, जो समाधान संपन्न हो गए हैं और प्रमाणित कर रहे हैं आचरण में जिनके आ रहा है। ठीक है, उनकी निरंतरता आ रही है। इसीलिए कृपा को देव मानो, दया मानव के लिए कृपा देव मानव का और करुणा दिव्य मानव का। ये आगे और चर्चा होगी पंचकोटि मानव, तो उस पर करेंगे। अगर इस शिविर में नहीं होगी तो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें 7 दिन का शिविर है। तो रूप पद धन बल, जो ये 4 चीजें हैं, जैसे भैया ने बहुत अच्छा अभी रखा कि एक उम्र के बाद नहीं रहने वाले, और कभी कभी तो बिना उम्र के भी नहीं रहने वाले। आपका कैसा भी रूप हो, आप बीमार हो जाए फिर क्या होगा? आपके पास कितना भी बड़ा पद हो, आप सस्पेंड हो जाए फिर तो नजर ही नहीं मिलाते लोग। आपके पास कितना भी ज्यादा धन हो और आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई, आपको कोई और दिक्कत आ गई, आप डिप्रेशन में हैं, आप अन्य चीज में चले गए, तो क्या है उस धन का? ऐसे बल भी है, आपका शरीर बल है और कोई एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत बलवान हैं लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका नहीं मतलब जो भी बलवान है, तो फिर क्या होगा उसका बल? उसको तो उसी को 4 लोगों को टांगना पड़ेगा। तो ये निरंतरता इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो सम्मान की चाहत है, सम्मान हमको निरंतर चाहिए, ये चीज ही निरंतर नहीं है। तो कल भी चर्चा हुआ था, एक लाइन सूत्र रूप में लिख सकते हैं कि जिसका सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुख की तलाश ही क्या है? क्या है? ना समझिए।
जिसका सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुख की तलाश ही ना समझे। रसगुल्ला प्रोटीन है, उसमें फैट है, शुगर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, उससे शरीर का जो पोषण होना है होगा। अगर शरीर फैट पचाने लायक नहीं है, प्रोटीन पचाने लायक नहीं है, शुगर पचाने लायक नहीं है, तो फिर रसगुल्ला आपके लिए ठीक है कि नहीं है? फिर वो खराब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमको लगता नहीं कि इसी से हम सुखी होंगे, तो उसका सुख स्वभाव नहीं, ये मेरा कोई भ्रम है कि हम इससे सुखी होंगे, उसका सुख स्वभाव है नहीं। तो ये जो रूप पद धन बल है, जो आहार निद्रा भय मैथुन है, इसका सुख स्वभाव नहीं। वास्तविकता रूप में ये है, लेकिन इसका सुख स्वभाव नहीं है, लेकिन हम उसी में ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरी अज्ञानता है, ना समझी, यही मेरा भ्रम, यही मेरी अयोग्यता। जैसे अभी बच्चे की चर्चा आई थी, तो बच्चे में कुछ मौलिकताएं होती हैं। फिर इस पे आते हैं जो जीवन और शरीर की कल चर्चा की है। तो बच्चे को अगर हम देखेंगे, देखिए हम लोग बीएड में एमएड में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े और कुछ लोग प्योर साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो उसमें मतलब जो लगता है कि जो साइकोलॉजी पढ़ेगा वही आदमी को समझ सकता है, हालांकि सारे प्रयोग जानवरों पे है, चूहे पे है, चिंपैंजी पर है, कबूतर पर है। जैसे थार्डाइक ने किया, पावलम ने कुत्ते पे किया, थार्डाइक ने बिल्ली पे किया, और उसने जो है सुल्तान बंदर वाला जो है कोहलर ने बंदर पे, चिंपैंजी पे किया, ठीक है। सब जानवरों पे है, कोई भी साइकोलॉजी के प्रयोग आदमी पे नहीं है। तो हम लोग जानवरों पर प्रयोग करके और शिक्षण विधा निकालते हैं, इसीलिए जानवर ही हम आज तक है। ठीक है, सारा प्रयोग उसी पे है। तो लेकिन ये मान्यता बिठा दी गई है कि आदमी को समझने के लिए साइकोलॉजी समझिए पढ़िए, जबकि हर माँ बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। बच्चे के रोने के तरीके को जान के समझ जाती कि इसको प्यास लगा है, कि भूख लगा है, कि इसको सुसु पोटी आई है, कि इसको नींद लगा है। बोलते अरे इसको सुला, नींद लगा, अरे इसको करा कुछ, इसको सुसु पोटी। अब तो खैर बच्चे को रोने की जरूरत ही नहीं है, पहले जरूरत होता था, अरे अब तो डायपर वगैरह आ गया ना। और प्यास को समझ जाती कि उसको प्यास लगा है। तो आप देखेंगे तो चार ही चीजें हैं समझने के लिए। अगर ये चार चीजें समझ लिए, और हर बच्चे में सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हर लोग मनोवैज्ञानिक हैं। 5 मौलिकताएं बच्चों में होती हैं। हर बच्चा जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी होती है हर बच्चे के अंदर। हर बच्चा जिज्ञासु होता है। जैसे खिलौने की चर्चा हो रही थी कल, अक्षय भाई ने कहा कि खिलौना आप बच्चे को दे दीजिए, थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद फेंक देता है, फिर वो चाहता है कोई बात करे हमसे। अच्छा, खिलौना देखता भी है तो खिलौने को पटकता है। हम बोलते हैं तोड़ दिया, पकड़ो पकड़ो इसको, तोड़ रहा, पकड़ो, महंगा है। हाँ, इतना महंगा खिलौना है। अच्छा, उसको महंगे सस्ते से मतलब नहीं है, वो तो जानना चाह रहा है कि बॉटल रखा हुआ था, ये नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या है कि चल रहा है, इसको तोड़ के देखो। फिर क्या करता है वो, जब आप उसके खिलौने के साथ टोका टाकी करते हैं कि तोड़ देगा, ये तो महंगा है, ये तो ऐसा है, ये तो उसको खेलने नहीं आता, ऐसा वैसा, अंत में क्या करते हैं बच्चे, वो सारे खिलौने को अलमारी में रख करके घर का जो शीशी, बोतल, ढक्कन, साबुदानी, डब्बे, खाली खराब पाउडर के अन्य, वो ले लेता है दवाइयों के, और उसको लेके खेलने लगता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जानता है इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इनके लिए कबाड़ है। तुम भी खेली थी? नहीं। तो ये क्या चीज है? तो ये जो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप देखेंगे हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है।
ये उसके अंदर जन्मजात है। लेटा हुआ है, ऐसे पंखे की तरफ देख रहा, पंखा चल लेता है, तुरंत ऐसे करता है, उसको लगता है क्या हो गया। फिर 2-4 बार देखता है तो थोड़ा और जब बड़ा होता है तो पंखा चल नहीं रहा था, तब तक उसके घर का कोई संबंधी आया और दीवार का स्विच दबा रहा, पंखा चल गया, तो कभी वो पंखे को देखता है, कभी स्विच को देखता है, मतलब उसको लगता है इससे चला है क्या चीज़ है इसमें, मतलब वो जिज्ञासा है उसकी। फिर और बड़ा होता है तो प्रश्न करना शुरू करता है। किससे करता है? माँ से करता है, पिताजी से करता है, सबसे करता रहता है। हम बोलते हैं इसका तो चपड़ बंदी नहीं होती। कितने प्रश्न हैं इसके। फिर हम क्या करते हैं, ये माता पिता है, इनका बच्चा है, ठीक है, 1 बच्चा 2 बच्चा जो भी है, ये इनसे प्रश्न करता है। घर में एक पीढ़ी और होती थी बुजुर्गों की। बुजुर्ग जो है वो 50-60 साल का, इनके पास एक्सपीरियंस है 70 साल का, यानी बहुत सारे उत्तर हैं इनके पास उत्तर है, और इनकी बच्चे के पास प्रश्न है। तो पहले जब 3 पीढ़ियां साथ में रहती थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, तो ये जो तीसरी पीढ़ी है फर्स्ट पीढ़ी से कनेक्ट हो जाती थी। ये जो दूसरी पीढ़ी है उत्पादन कार्य में लगी है, कमाने धमाने में, नौकरी में, उत्पादन में, व्यवसाय में, दुकानदारी में, फैक्ट्री में, कंपनी में यहाँ लगी हुई है। इसके पास समय का अभाव है, ये इनसे कनेक्ट हो गया। धीरे से क्या हुआ बाद में, ये वाला चेन टूट गया, दादा दादी वाला। हाँ, मतलब इनको कौन रखे, इसको एक तरह से टेंशन है ना। हाँ, जैसे दिल्ली में मैं था तो ऑटो में जा रहा था, देखिए वहाँ लोग जहाँ मुखरित रहते हैं वहाँ बहुत चीज़ें हमको शिविर में बताने लायक मिल जाती हैं। तो ऑटो में जा रहा था मेट्रो पकड़ने के लिए, तो एक बहन थी, अभी मतलब उम्र रही होगी 28-30 साल, तो वो फ़ोन पे बोलती यार बहुत टेंशन था, वो क्या है ना 3 दिन से लॉज आए हुए थे। हाँ चले गए टेंशन, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बात हो जाएगी। तो ये टेंशन थे, तो ये अच्छा, ये टेंशन बनने में इनका भी योगदान, ऐसा नहीं केवल इन्हीं के लिए है, ये भी अपनी अथॉरिटी को मनवाने के चक्कर में दिक्कत खड़ी कर देते हैं। ठीक है, मानने वाला काम, मनवाने वाला काम करते हैं। तो कुल मिला के जो भी कारण हो, इसके कारण ये चेन धीरे धीरे टूट रही है, यानी जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। लेकिन अब इसके कारण बच्चे का प्रश्न थोड़ी खत्म हो गया, क्योंकि वो तो जिज्ञासु है। अब ये प्रश्न लेके कहाँ जाएगा, इनके पास जाएगा, अब इनके पास टाइम ही नहीं है, तो क्या करेंगे ये टीवी मोबाइल, वो मोबाइल देंगे या कहीं ट्यूशन लगा देंगे, ट्यूशन लगा देंगे, स्कूल हो ट्यूशन हो, कोई भी आउटसोर्सिंग कर देते हैं, या मोबाइल ही पकड़ा देंगे, गूगल में देख ले जा। अब बाद में जब गूगल में सब देखने लग गया तो इनको टेंशन हो जाती है, अरे भैया शिविर में आते हैं, भैया ये तो इंटरनेट से चिपक ही गया है, इसका कुछ छुड़वाइए। अब गूगल में भेजिए खुद से वो। अब इसको ट्यूशन कहाँ भेजे हैं, वो भी मानव है, वो भी पति पत्नी है, उसके भी एक संतान है, इसने इनको यहाँ ट्यूशन लगा दिया, इसने कहीं और ट्यूशन लगा दिया, ये भी पति पत्नी है और बच्चा है, ये भी कहे, तो पूरा समाज ट्यूशन लगाने में लगा हुआ है। क्यों, बच्चा तो जिज्ञासु है, उसको तो उत्तर चाहिए। बहुत सारे उत्तर हैं जो उसको स्कूल में नहीं मिलते। इतनी आज़ादी भी बहुत सारे स्कूल में नहीं है कि आप हर तरह के प्रश्न कर लो। ऐसी सभा भी नहीं लगती जहाँ प्रश्न करने की ही छूट है, बल्कि यहाँ तो कहा जाता प्रश्न करिए, आप कर क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता बार-बार, भाई प्रश्न करिए, आप क्यों कर नहीं रहे हैं, या कोई प्रश्न आपके उठ नहीं रहा है। ऐसी सभा स्कूल में लगती नहीं है, लेकिन बच्चा इसमें आप देखेंगे तो जिज्ञासु है भी। अच्छा, ऐसा होता है ट्यूशन जिसके लगाते हैं बच्चों को, वो अपने बच्चों के और लगाते हैं, उसका बच्चा उससे पढ़ता ही नहीं है, कहीं और एंगेज तो करना ही है ना, और वो टीचर में उसको वो उत्तर काम है। मेरी मित्रता ज्यादा टीचर्स से है, कोई भी टीचर्स के बच्चे अपने पिता से नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। तो इससे कुल सार ये है
कि बच्चा जिज्ञासु है, वो समझेगा ही। क्या समझना चाहता है वो? सब कुछ को समझना चाहता है, उसके आसपास जो कुछ भी घट रहा है उसको समझना चाहता है। इसीलिए मैं जब शिक्षा में प्रस्ताव देता हूं तो 5वीं तक की शिक्षा में बच्चों को साइंस क्या चीज है? साइंस है नियम को पहचानना, इसी को साइंस बोलते हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव रहता है जब भी किसी जो शिक्षा को व्यवस्था को संभालने वाले उनकी सभा लगती है कि 5वीं तक में बच्चों को कोई प्रयोग नहीं कराया जाए, कोई नियम को बताया ना जाए, ज्यादातर उनको नियम को ऑब्जर्व कराया जाए, दिखलाया जाए, वो अपने से ऑब्जर्व करें, लिखें ये हो रहा है, प्रकृति में ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए बादल जितना ज्यादा घना होता है बाद में बारिश उतनी तेज होती है। तो अगर 5वीं तक हम उसको केवल ऑब्जर्व कराते रहे, ऑब्जर्व कराते रहे, ऑब्जर्व कराते रहे, उसका बादल इतना घना होगा, 6वीं से उसको नियम बताना शुरू कर दीजिए। धड़ाधड़ कितने इतना ऑब्जर्वेशन हो गया है कि वो धड़ाधड़ पकड़ना शुरू कर देगा। अच्छा, अभी उस एज में, उस स्टेज में उसको ऑब्जर्व करना आसान लगता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। और उस दौरान उसकी जिज्ञासा भी ज्यादा रहती है। जैसे सभी मनोवैज्ञानिक दुनिया के कहते हैं कि 9 से 10 साल की उम्र तक बच्चा जो समझ लेता है वो उसके अंदर अस्थायी होता है। उतने उम्र तक उसकी समझने की ज्यादा तीव्रता होती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जीवन विद्या शिविर में आप बच्चों को क्यों बुलाते हैं, बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे ही ज्यादा समझेंगे, बड़ों को तो पहला वाला मिटाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, डबल फीस। जैसे एक वो किसी स्कूल में था ना एथेंस में, कौन था, प्लेटो ने लिखा था, किसने लिखा था कि अगर आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी फीस मतलब 100 रुपये या 200 रुपये जो भी वहां की इकाई रहे इतनी लगेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी फीस 400 लगेगी। पढ़े लिखे नहीं है तो 200 लगेगी। पढ़ लिख के कहीं से आए हैं तो 400 लगेगी, क्योंकि जो पढ़ के आए हैं उसको मिटाने वाला फीस भी लगेगा। हाँ, तो बहुत सारा देखिए, सारी चीजों को समझने में पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास बहुत बड़ी बाधा होती है। अच्छा, होता क्या है शिविरों में लोग बहुत सी चीजों को मैच करते हैं, मैचिंग मिसमैचिंग। मेरा ये प्रस्ताव रहता है कि जो समझ आपके पास है अब तक की एक अभ्यास से, वो कहीं जाने वाला नहीं है, इससे हिलने वाला नहीं। अगर हिल रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई कमजोरी होगी। आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको भी पूरा सुन लीजिए, फिर बाद में दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करिए, तब चीजें पकड़ में आएंगी कि कहां कहां पर हमारा गैप था या इसमें कहां कहां पर गैप है। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, पहली है उसकी उसका जो मौलिकता है। दूसरा, हर बच्चा न्याय का याचक है। चाहता है, न्याय चाहता है। याचना करना मतलब चाहना। उसको न्याय पता नहीं है क्या होता है, उसको खुद को न्याय करना भी नहीं आता है। लेकिन आप देखेंगे तो जब भी उसके साथ कहीं इनजस्टिस सा लगता है तो वो रोने लगता है, झल्लाने लगता है, पैर पटकने लगता है। इसका मतलब क्या है? वो न्याय चाहता है। एक बिल्कुल गोदी में छोटा सा बच्चा, उसको कोई डांटेगा तो मुंह बना करके, ऐसा मुंह बना के रोने लगेगा। लोगों को दया आती देखने में, क्यों डांट दिया इसको अच्छा नहीं लगा। देखो इसका मतलब क्या है, वो ऐसा नहीं चाहता। ये बच्चे की मौलिकता है। दुनिया का कोई भी पाठ्यक्रम बनेगा तो इस पर ही बनाना पड़ेगा, मौलिकता पर ही। तीसरा है, हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है अपने साथ। जैसे न्याय को देखेंगे तो ये न्याय से ही कनेक्ट है। न्याय को देखेंगे तो उसके साथ जो मूल्यों का निर्वाह है, वो ममता चाहता है, स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, ये न्याय है, चाहता है। लेकिन अपने साथ वो सही कार्य व्यवहार, जैसे उसने कोई गलती कर दिया, अब उसको तुरंत डांट पड़ जाती है। उसको ये लगता है भाई गलती हो गई है तो हो गई है, समझा दो हमको, डांटने को लग गए। आप भी तो कर दे, हालांकि बच्चा पलट के बोलता नहीं है, नहीं तो पलट के बोल दे तो आप भी तो करते ही हो, आपको कौन डांटेगा? क्यों? आपसे प्लेट टूट जाए, कप टूट जाए तो दिखता नहीं है, लापरवाह है, समझती नहीं है, पता नहीं कब इसको आएगा हैंडल करना। और मम्मी से टूट जाए तो
अरे हो जाता है टूट। तो ये क्या चीज है कि हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है, ये उसकी मौलिकता है। वो चाहता है कि सही कार्य व्यवहार मेरे साथ किया जाए, मुझे समझाया जाए, अगर गलती हुई है डांटा क्यों जाता है। और कभी कभी तो बिना गलती के भी डांटा जाता है, वो उसको लगता है नहीं हमने किया क्या था, पता चला मम्मी किसी और बात पे गुस्सा थी और उतार दी मेरे ऊपर, पिताजी किसी और बात पे गुस्सा थे उतार दिए मेरे ऊपर, मम्मी पापा को गुस्सा थी मेरे को उतार दिया, वहां उतार नहीं सकते थे। तो ये क्या है, अब बच्चे को लगता है ये क्या हो गया, वो उसको पचता नहीं है, स्वीकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सही कार्य व्यवहार उतारता है। चौथा, हर बच्चा सत्य वक्ता होता है। हर बच्चा सत्य वक्ता होता है। उसको ठोक पीट करके हम जब वो सत्य से हट जाता तब बोलते हैं अभी सही हो गया, अब ये सरवाइव कर जाएगा, अब दुनियादारी इसको समझ में आ रही है, अब ये प्रैक्टिकल हो गया। नहीं तो मौलिकता देखेंगे तो सत्य वक्ता ही होता है। अब ये 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये 4 चीजें हर बच्चे के पास होती हैं, ये उसकी पूंजी है। अब शिक्षा को खड़ा करना है तो इन्हीं 4 चीजों को आधार पे खड़ा करना होगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जितनी जिज्ञासा है बच्चे की 20 साल 22 साल 25 साल शिक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा खत्म कर देते हैं, समाधान नहीं करते हैं, खत्म कर देते हैं और सबको कनेक्ट कर देते हैं पैसा कमाने से। केवल सारी जिज्ञासा किस चीज के लिए? पैसे कमाने के लिए, वही रूप पद धन बल के लिए। तो जो उसकी जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा धीरे 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 करके खत्म हो जाती है। इसीलिए परसों भी चर्चा हुई थी कि जो बच्चा है विश्वास से भरा हुआ शिक्षालय में प्रवेश करता है और 22 साल बाद विश्वास से हिला हुआ शिक्षालय से निकलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिज्ञासा थी, होना क्या था, जिज्ञासा तृप्त होना था। जो यहाँ कल लिखे थे प्रश्न मुक्ति होनी थी, वो नहीं हो पाई। शिक्षा से निकलने के बाद उसके पता नहीं है मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे कैसे जीना है, परिवार क्या है, परिवार क्यों है, परिवार में कैसे जीना है, समाज क्या है, समाज क्यों है, समाज में कैसे जीना है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्यों है, प्रकृति में कैसे जीना है। ये स्पष्ट ही नहीं हुआ कि प्रकृति मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ नियम पूर्वक जीना है, मानव के साथ न्याय पूर्वक जीना है। ये उसको उत्तर नहीं मिला। अच्छा, उत्तर मिला भी तो न्याय पकड़ में नहीं आया। न्याय कह किसको रहे समझ में नहीं आया। संबंध कह किसको रहे हैं, संबंध कह किसको रहे हैं, संबंध में जो पूरकता क्या चीज है, संबंध कोई नेचुरल चीज है या अननेचुरल चीज है, ये सब समझ में नहीं आया। समाज क्या चीज है, समाज की कोई जरूरत है कि नहीं है, समाज क्या चीज है। तो समाज कोई अलग से पेड़ नहीं होता, परिवारों का ही संयुक्त रूप में हम समाज बोलते हैं। तो अगर मानव समझदार हो गया और परिवार समृद्ध हो गया तो समाज का निर्माण होता है। तो समाज का निर्माण की शुरुआत परिवार से ही है, व्यक्ति से है। हम समाज सेवा करने निकलते हैं, हम समाज सेवा करने निकलते हैं। परिवार के अंदर सेवा नहीं हो पाई, समाज सेवा आधे अधूरे से समाज सेवा करने निकल गए। क्यों? क्योंकि घर में सम्मान नहीं मिलता। तो सम्मान कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। और बाहर जो सम्मान मिला है उसको फोटो ले आके घर में दिखाते हैं, वो काम करता नहीं है। तो जो समाज सेवा है वो पूरा हो करके मैं समाधान संपन्न हो गया, सब मेरा परिवार समृद्ध हो गया, मेरे परिवार के सभी उत्सव पूर्वक सहर्ष समाज को सौंप दिए मुझे कि आप जाइए, आपका रहना खाना कपड़ा सब चीज घर में सुनिश्चित है। उसके लिए बाकी सारे सदस्य श्रम करेंगे, उत्पादन कर रहे हैं, आप जाइए, आप समाज में भागीदारी करिए उत्सव पूर्वक। वो आदमी समाज में देने के लिए गया है, वो लेने नहीं गया है, क्योंकि उसका सारा कुछ घर में सुनिश्चित है, घर का एश्योरेंस है। फिर वो समाज में गया है तो देने गया है। अभी समाज सेवा के नाम पे लेने गए हैं, नहीं धन लेने गए हैं तो सम्मान ही लेने गए हैं।
अब वो बाहर सम्मान पाने नहीं गया है, बाहर विश्वास ढूंढने नहीं गया है, उसका सम्मान विश्वास उसके घर में उसके परिवारिक जनों के साथ सुनिश्चित है, वो उपकार के लिए गया है, अन्य लोगों को भी ये समाधान उपलब्ध हो जाए, अन्य लोग भी जिम्मेदार हो जाए, समझदार हो जाए, अर्थात दमदार हो जाए, इसके लिए वो अपना समय घर के अतिरिक्त निकाला है, तो देने के लिए गया है। नहीं तो हम अपने अधूरेपन को भरने के लिए बाहर गए हैं, जहां भरने गए हैं वहां भी अधूरापन ही है, आधा आधा, दोनों आधा है, कैसे पूरे होंगे? भाई एक सेब को जब आप काटते हैं तो उसका आधा हिस्सा और आधा हिस्सा, और दूसरा सेब काटते हैं उसका आधा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा। एक सेब आपने काटा, मेरे पास ये सेब था, मैंने काटा, इसका ये आधा हिस्सा और इसका ये आधा हिस्सा। इस सेब को काटा तो इसका ये आधा हिस्सा और इसका ये आधा हिस्सा। ये मेरे पास है, ये दूसरे के पास है। अब ये मैं आधा लेकर के इनके पास गया, इनके आधा से मैं अपना आधा मिलाता हूं तो पूरा होगा क्या? ये तो जब इसका इस आधे से मिलेगा तभी पूरा होगा। तो मैं भी अधूरा, सामने वाला अधूरा, और दोनों अधूरा मिलकर के पूरा होना चाहते हैं, नहीं होता। हमको ही पूरा होना पड़ेगा, पूरा हो करके निकलेंगे तो हम कहीं पूरा कर पाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात पे चाय हो जाए। नमस्कार।